डॉक्टर वाइकिंग भानु ने प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स, गॉलब्लैडर स्टोन्स, हर्निया जैसी बीमारी के लिए चंडीगढ़ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन मेंबर्स के साथ अपने विचार शेल्बी हॉस्पिटल मोहाली में साझा किए। अपना चंडीगढ़ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन और मेरे सारे कलीग वालों मैं डॉक्टर भानु जी का स्वागत करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं आगे प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर वाइकिंग भानु, जैसे उन्होंने बताया और सर ने भी इंट्रोड्यूस किया, मैं शेल्बी में एज ए जर्नल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। तो हिंदी ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। हम इस पे अगर आप मोटा मोटा देखें तो दूरबीन से मोस्ट कॉमन पित्ते की पथरी, पंजाब इज और पित्ते की पथरी है ना सर। और एज के साथ में हर्नियाज आते हैं, इनगुइनल हर्निया देखे होंगे, यानी ग्रॉइन में हर्निया निकलते हैं, नाभि से निकलती है वो। बाकी अपेंडिक्स तो चलो इमरजेंसी है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत रेयरली आते हैं। घर वाले या 108 या 102 एम्बुलेंस उठा के सरकारी में ही ले जाती है। तो उनका क्या होता है, उनका एक्चुअली हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, वहाँ चीरे वाला ही ऑपरेशन होता है, आपने सुना होगा अपेंडिक्स फट गया वगैरह वगैरह। ऐसी कोई कहानी होती नहीं है, वो एक भ्रम क्रिएट किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको बहुत सारे भ्रम हटाऊंगा यहाँ से ना अभी। एंड जैसे बच्चेदानी के ऑपरेशन है, लेडीज की बात हो रही है, जैसे ना यूट्रस की सर्जरी, आज के जमाने में चीरा लगाना खत्म हो गया है, यानी हाई एंड चीजों में जैसे हम लोग करते हैं, वैसे में 99% चीरा वाला ऑपरेशन करते हैं। तो इसको बदलने में आप लोगों का बहुत रोल रहेगा, क्योंकि आप लोग डिसीजन मेकर्स है घर में, आपकी बहू बेटियां बच्चे ये सब होंगे ना अकॉर्डिंगली। और जो छठी लाइन है ट्यूबल रिकलेशन, जैसे बच्चाबंदी कर ली होती है ना, लेडीज तो है नहीं, एक आध है, बच्चाबंदी होती है, उसका रिवर्सल, मान लो बच्चाबंदी हुई, अब आपने फिर से बच्चा चाहिए है ना, ट्यूब बंद हो गई है, तो उसको रिवर्स करने का भी प्रोसीजर होता है, दूरबीन से होता है वो। इट इज मच बेटर देन आईवीएफ। आजकल आईवीएफ की बहुत कहानी चली हुई है, तो ये बेटर, लेकिन इसमें स्किल लेवल बहुत ऊपर चाहिए। आईवीएफ एक बहुत ही आसान चीज होती है, आपने सुना होगा, आजकल हर कोई बच्चा पैदा करता है, सिद्धू मूसेवाला का भी भाई पैदा होने वाला है या हो गया है ना सर। तो मार्केट इज पब्लिसिटी ड्रिवन इन एवरी केस। आपके बैंक के केस में भी आप लोग सपना दिखाते हैं आपका अपना घर हो तभी लोन मिलेगा, है ना। लोन लो यार, लोन लो, आपका अपना घर होना चाहिए, जरूरत होती नहीं है पर आप लोग दिखवा देते हैं, ऐसा होता है ना सर। लोन लो 7% में आपका अपना घर हो, आपके सपने हो, है ना। तो सेम मेडिकल फील्ड में भी चलता है। इनफर्टिलिटी करेक्शन, बच्चेदानी की रसौलियां वगैरह होती हैं, वो भी दूरबीन से होती हैं, बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये इंटरैक्टिव सेशन रहेगा। आप लोगों के कुछ लोगों के ऑपरेशन भी हो चुके होंगे, कुछ को जरूरत होगी, रिश्तेदारों में जरूरत होगी, है ना। तो आपने पूछना है, आपके मन में जो भी जहन में सवाल आता है वो आप पूछिएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे कि दूरबीन ऑपरेशन होते क्या है। आपने सबने सुना होगा लैप्रोस्कोपी सब जगह चल रहा है ना, दूरबीन। इतना दूर तो देखना नहीं होता, हमने पेट के अंदर ही देखना होता है। पर उसमें जो टेलीस्कोप जाता है वो एक्चुअली माइक्रोस्कोप टाइप होता है, उसको टेलीस्कोप नाम पड़ गया था, वो टेलीस्कोप ही बोलते हैं। टेलीस्कोप चांद देखने के लिए होता है, पेट के अंदर के लिए नहीं होता। लेट इट बी टेलीस्कोप, है ना, दूरबीन। कुछ लोग इसको लेजर ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं, है ना सर। तो लेजर इसमें कहीं यूज नहीं होता, बट एक धारणा चल पड़ी है लेजर जैसे आंखों का भी लेजर है ना। तो लेजर क्या होता है किसी को पता भी नहीं है ना। लेजर का फुल फॉर्म जनता को नहीं पता होता है, बच्चों को आज पूछ लो लेजर क्या होता है, उनके लिए बस लेजर होता है ना। एनीबॉडी अगर कोई बताए लेजर क्या होता है, मैं ही सवाल पूछ लेता हूँ। मान लीजिए आप बच्चे सेकंड इनिंग्स वाले और मैं प्रोफेसर लगा हूँ यहाँ। हाँ जी, लेजर रेज, हाँ जी, लेजर क्या होता है, यानी सर कोई बताएंगे, एनीबॉडी आइडिया। हम ऐसे ही शुरू करते हैं, एवरीथिंग इज लेजर। आजकल सुहाना की याद आती है, लेजर फोर्टिस बोलेगा, लेजर ये लेजर क्या होता है। हाँ सर ने बोला लाइट एम्प्लीफिकेशन, है ना, LASER, लाइट एम्प्लीफिकेशन अंडर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है ना। टारगेटिंग लेजर होता है किसी को मारने के लिए, जलाने के लिए, काटने के लिए। हम कटिंग के लिए यूज करते हैं, हमारी सर्जिकल प्रोसीजर में भी लेजर्स यूज होते हैं, यूरोलॉजी में यूज होता है, आई में यूज होता है, कटिंग, प्रिसाइज कटिंग के लिए। और आजकल लेजर से डिजाइनिंग होती है ना, पंखे पे नाम लिखाना है, चम्मच पे नाम लिखाना है, बर्तन पे नाम लिखाना, दैट इज लेजर। तो दूरबीन ऑपरेशन में होता क्या, पहले था कि पूरा बेहोश करते थे, है ना जी, सुना होगा, पूरा ऑफ कर दिया, जनरल एनेस्थीसिया, फिर उसके बाद ऑपरेशन होगा, फिर हम जगाएंगे। तो कुछ एज के साथ में आपकी उम्र मान लो 95 इयर्स ओल्ड है, तो बोलते हैं यार ऐसा है कि ऑपरेशन तो करना था, बेहोश करेंगे तो ये जो अंकल जी हैं ये वापस जाग नहीं पाएंगे, तो जगाने के लिए वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। देखा होगा ऑपरेशन में आईसीयू जाते हैं, जगाना पड़ेगा। तो अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है पोस्ट कोविड की, भाई पूरा बेहोश मत करो, जितनी जरूरत है उतना ही बेहोश करो, रीजनल, है ना जी।
तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी में सुई लगती है, छाती से नीचे सब बेहोश, है ना। आज हम जागे हुए पेशेंट में ऑपरेशन करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट एक, जैसे एज के साथ में गाड़ी पुरानी हो जाती है ना, हम, मेरा मानना है कि गाड़ी को ऑफ मत करो, गाड़ी का इंजन स्टार्ट ही रखो, उसी में रिपेयर करो। गाड़ी ऑफ कर दी, पता लगा स्टार्ट ही नहीं हुई, है ना जी। तो ये जो रीस्टार्टिंग इज एन इशू, तो हम चाहेंगे बंदा जागा रहे और ऑन ही रहे। ऑफ कर दिया, वेंटिलेटर किया, वापस आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, है ना सर। तो हम स्टार्ट करते हैं पित्त की पथरी के ऑपरेशन, है ना जी। आपने सबने सुना होगा, बहुत लोगों का शायद हुआ भी हो, किसी एक का हुआ है गॉल ब्लैडर रिमूवर, देखो सर का हुआ है, एक ही है, बाकी सारे लकी हैं। आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो 30-40% लोगों के गॉल ब्लैडर में स्टोन्स नजर आ जाएंगे। अब उन स्टोन्स की ऑपरेशंस की बात होती है ना, यूट्यूब पे इतने सारे पित्त की पथरी गला दो। सर नमस्ते। तो पित्त की पथरी बहुत लोग गला रहे हैं यूट्यूब में, है ना, गलाना चला रहा है। सर यहाँ पे आज हो गया। सर मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, दूरबीन वाले ऑपरेशन करता हूँ, तो उस पर थोड़ा सा ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे में है। वो ज्ञान नहीं, एक्चुअली जो मेडिकल साइंस कर रहा है मैं वही बता रहा हूँ। ये इसमें जो मैं बताऊंगा ना, ये मेरे थॉट्स नहीं है, जो किताबों में लिखा है, जो चल रहा है वो है ना, ये मेरे आइडियाज कोई नहीं। तो बोलते हैं डॉक्टर साहब आपका क्या कहना, क्या करना चाहिए, तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ बताने का आज की डेट में मेडिकल साइंस क्या कर रहा है, बस इतना ही बताऊंगा ना। मेरे थॉट्स विचार मैटर नहीं करते, मैं कोई रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैंने ऐसे नहीं कि मैंने 1000 केसेस पे किया है कि इस चीज से ये होगा, कोई रिसर्च नहीं किया है। दिस इज ऑल कंसोलिडेटेड थिंग, व्हाट मेडिकल साइंस इज सेइंग, मैं आपको वही पेश कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना सर। हम गॉल ब्लैडर सर्जरी की बात कर रहे थे सर। पित्त की पथरी बहुत लोगों में होती है, बहू, बेटियां, भाई, दोस्त, दामाद। मैं सुबह भी 3 ऑपरेशन करके आ रहा हूँ, केयर पार्टनर्स हार्ट इंस्टीट्यूट में किया मैंने भी, है ना। मैं दिन को यहाँ होता हूँ, शाम को मुझे और करने हैं, डे टाइम यहाँ पे होता हूँ मैं। कॉर्पोरेट है, सर्जरीज कम होती है, रीजन आपको पता होगा, कॉर्पोरेट के कॉस्ट फैक्टर, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, है ना, वो है। तो जो गॉल ब्लैडर की पथरी है, गॉल ब्लैडर पित्त की थैली, आप बोलेंगे मैं पढ़ा रहा हूँ, पित्त की थैली में पथरी क्यों होती है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि गॉल ब्लैडर एक ऐसी चीज है जो चर्बी हजम करने के लिए उससे पित्ता निकलता है, पित्ताशय से, है ना सर। तो उसमें पथरी क्यों होती है, क्योंकि गॉल ब्लैडर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा। हर खाने के साथ में वो पूरा का पूरा अपना माल उड़ेल रहा होता, तो उसमें पथरी कभी बनती नहीं। पथरी कैसे बनती है, कोई इसी चीज में कोई पड़ी रहे तो उसमें जमना शुरू हो जाता है ना सर। हर बार अगर वो खाली हो रही है, स्टोन कभी नहीं बनेगा। गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसको निकालना, गॉल ब्लैडर थैली पूरी इसलिए निकालते हैं क्योंकि अगर हम पत्थर निकालेंगे वो फिर बनेगा उसमें, एंड गॉल ब्लैडर का रोल नहीं है। उसको निकालने के बाद में खाने में, डाइट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी पड़ती है। सबको भ्रम होता है पित्ता निकल गया आप खाना कैसे करेंगे, खाने में रिस्ट्रिक्शन बहुत सारी होती हैं, घी तेल नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। एज अ सर्जन हम जो ऑपरेट करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिवली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, बिकॉज यूर गॉल ब्लैडर वाज नॉट फंक्शनिंग, वो काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए उसमें पत्थर बना है ना। तो उसको निकाल के प्रॉब्लम क्या होगी, कुछ भी नहीं, जो विला बैठा था उसको हटा भी दोगे तो घर में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो कृपा करके ये जानिएगा कि आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी, ऑपरेशन के बाद आपको फूड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई डाइट में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो घी तेल आप पहले खाते थे बाद में खा सकते हैं, दिल की बात अलग है, पर यानी जो खाते थे वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं ना। एंड इसमें एक और चीज है, ऑपरेशन में टाइम कितना लगता है, कितना होता है ना, वेटिंग होती है। सरकारी अस्पताल में डेट पे डेट मिलती है, होता नहीं है जी, 3 महीने की वेटिंग, 6 महीने की वेटिंग, है ना। किसी का आप देखेंगे कि अगले हफ्ते ऑपरेशन हो गया, एक को डेट पे डेट, है ना, तारीख पे तारीख मिलती है। इसका इम्पोर्टेंट रीजन क्या है, जो एक्चुअली बहुत सीक्रेट सा है, जो डिफिकल्ट केस होता है उसको डेट पे डेट मिलती है ना। करेले की सब्जी आई तो लास्ट में खाई जाती है, कड़वी है, सबसे पहले अच्छी सब्जी सबसे पहले बंदा खा जाता है। तो मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल में, यानी मोस्ट के 90% सर्जन या हॉस्पिटल में क्या होता है कि यार भाई डिफिकल्ट है, अल्ट्रासाउंड में नजर आ जाता है कि भाई कितनी डिफिकल्टी, आपको किसी को समझ में नहीं आएगी। सर्जन देख लेता बॉस इसमें ना टाइम लगने वाला, पंगे वाला केस है, बीपी शुगर ठीक करा लो, ये ठीक करा लो, इको करा लो, वो करा लो, वो करा लो, वो करा लो, चलता रहता है ना। तो दिस इज द रीजन व्हाई डिले हैपेंस। 3 मंथ्स की वेटिंग है ना, मिनिमम गवर्नमेंट सेटअप में 3 मंथ्स की वेटिंग होती है ना। अब आप सोचो अगर ये एक्चुअल 3 मंथ्स वेटिंग हो तो दिस वेटिंग शुड बी कंपाउंड, है ना। आप तो बैंक वाले हैं, कंपाउंडिंग आएगी 2 साल बाद तो वेटिंग 2 साल की हो जानी चाहिए, पर वो होती नहीं है। वेटिंग ऑलवेज रिमेन्स फॉर 3 to 6 मंथ्स, है ना सर। तो
कंपाउंडिंग इफेक्ट्स हैपेंस एवरीवेयर, इसमें भी वही है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग ना बैंकर समझाते हैं, इसमें वैसी है। तो आपने गॉल ब्लैडर सर्जरी से घबराना नहीं, इट इज अ वेरी सेफ सर्जरी, सुपर सेफ सर्जरी, वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरी, कंडीशंस अप्लाई इन गुड हैंड्स, है ना। बंदर के हाथ में तलवार पकड़ा दी तो फिर नहीं, इट्स नॉट सेफ, है ना सर। प्लीज चूज योर सर्जन, आपने किससे करवानी है, आप चूज कैसे करेंगे। मैं गड्डी रिपेयर करने दिया, मैं पूछा भाई मिस्त्री कैसा है, 2 लोगों से पूछा भाई मिस्त्री कैसा है ना जी। लेकिन सर्जरी में आप मिस्त्री पूछते नहीं हो कैसा है, आप जाते हो अच्छा 16 सेक्टर का अस्पताल है, गए एडमिट हो गए, बाद में वो एक पाइप भी पड़ी हुई, 4 दिन लेटे हुए, टांके पक गए, है ना जी। फिर होता है यार बड़ा मुश्किल, तो मैं ऑपरेशन नहीं कराना। द डिले इज बिकॉज ऑफ दिस, एंड डिले यानी डर की वजह से होता है। एनी सर्जरी डिले इज बिकॉज ऑफ डर। आपको पथरी है, आपको लगा कि यार ऑपरेशन करवाना था, नाउ यू हैव फियर ऑफ ऑपरेशन, है ना जी, फियर ऑफ ऑपरेशन। जैसे फियर ऑफ गॉड होता है, ओ माय गॉड मूवी देखी आप लोगों ने, है ना। इट इज द फियर ऑफ गॉड, दैट्स व्हाई हम गॉड को नमस्ते करते हैं, लव ऑफ गॉड इज नॉट देयर। फियर ऑफ सर्जरी की वजह से सर्जरी गेट्स लेट, फिर चाहे आपको प्रोस्टेट हो, गॉल ब्लैडर हो, हर्निया हो, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हो, आपको कैंसर की सर्जरी हो, एनीथिंग, कैटरैक्ट की सर्जरी, कैटरैक्ट एज के साथ काफी लोगों ने करवाया भी होगा। मेरी वाइफ आई स्पेशलिस्ट है, वो भी अभी ज्वाइन कर रही है यहाँ पे। वो हमें लगता है 5 से 7 मिनट, केवल इतना ही लगता है, मैक्सिमम 15 मिनट की सर्जरी होती है। लोग 1.5 से 2 घंटे भी लगाते हैं, है ना। जैसे मैं अगर रोटी बनाऊं तो मेरी रोटी कभी गोल ही नहीं होती है ना, मुझे आता ही नहीं है, तो कितना भी कर लो फिर मैं डोंगा लगा के गोल करता हूँ। तो आपने सर्जन भी वो चूज करना जिसको रोटी गोल बनानी आती हो। मेहनत करके 3 घंटे में तो रोटी मेरी भी गोल हो जानी है ना जी। तो आपने सर्जन चूज करना है। अब चूज कैसे करोगे, बड़ा मुश्किल है। रुचि वाला डॉक्टर कौन, यानी सर्जन कौन है, अच्छा मिस्त्री ढूंढना है। तो मिस्त्री कैसे सर्च करोगे सर, आप बताइए, आप मिस्त्री कैसे ढूंढोगे। मान लो आपकी बहू को पित्ते की पथरी है, अब कराना है पित्ते के पथरी का ऑपरेशन, सर आप यू आर आस्किंग। हाँ जी सर जी, मैं ऐसे चूज करूंगा कि आले दुआले 3-4 लोगों को जिन्होंने ऑपरेशन कराया हुआ है उनसे पूछूंगा कि हु इज द बेस्ट डॉक्टर wherever in private or government. हाँ जी any So I will go there. So I have one question regarding stone in gallbladder. सर ये अपने आप भी फ्लश आउट हो जाती है? सर गॉल ब्लैडर स्टोन अपने आप कभी फ्लश नहीं होती। रूल नंबर 1, वो जो दिखाते हैं ना फ्लश आउट, दैट इज गॉल ब्लैडर में स्लज मतलब रेतनुमा पथरी बोलते हैं उसको, गाढ़ी पित्त होती है ना, तो वो भी कई बार दर्द करती है, गाढ़ी चीज धक्का मार के निकालने में जी। तो दवाइयां आती हैं, डाइट मॉडिफिकेशन से वो भी हट जाती है। आप अपना डाइट मॉडिफाई करोगे, लाइफस्टाइल बदलोगे तो खाली हो जाता है। सर ऐसे है सर कि 2 साल पहले अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें उन्होंने स्मॉल मल्टीपल सर स्टोन्स दिखाए, मल्टीपल, हाँ जी बट दोज आर वेरी टाइनी साइज। सर सो 2 महीने पहले कराया, आफ्टर से गैप ऑफ 22 मंथ्स, हाँ जी सर। तो देयर वर नो स्टोन एट ऑल। सर इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड ना बड़ी कमाल की चीज है, जादू की छड़ी है, बाहर से रखते हैं और हम बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट को। आज की डेट में सबसे ज्यादा तनख्वाह रेडियोलॉजिस्ट लेता है, जैसे ही वो पैदा होता है उसकी तनख्वाह सबसे ऊपर पहुंच जाती है। सर्जन को 10 साल लगते हैं एक्सपीरियंस में पहुंचने, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट को चीरा नहीं मारना होता है ना, अल्ट्रासाउंड रोज कराओ, है ना। मैंने चीरा मार दिया तो वो मरीज बोलेगा कि आपने चीरा मारा, नाउ मैं आपका वो बन गया, क्या बोलता है, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, वैसा हो जाता है। अल्ट्रासाउंड में क्या दिखा, जिस रेडियोलॉजिस्ट ने फर्स्ट देखा, कंडीशन होते हैं, आपकी फास्टिंग स्टेट क्या थी, पिछले रात आपने क्या खाना खाया था, अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, लिवर कैसा है, लॉट्स ऑफ कंफाउंडिंग फैक्टर। उसके बाद एक डायग्नोसिस बनता है कि टाइनी स्टोन्स थे, अब उसकी शैडो इकोजेनेसिटी होती है, क्या उसकी शैडोज कैसी बन गई, पत्थर है ना, रोशनी मारेंगे तो शैडो आएगी, सेम अल्ट्रासाउंड में भी शैडोज आती हैं, उसकी वैरायटी। सर एक बहुत बड़ी वास्ट साइंस है जो 5 मिनट के अल्ट्रासाउंड में हो ही नहीं सकता है ना। एक डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर 100 अल्ट्रासाउंड करता है दिन में, एक अल्ट्रासाउंड को ढंग से करने में, उसकी इंटरप्रिटेशन करने में बहुत टाइम लगता है ना सर। तो आपको बताया यार पथरी है, चल ठीक है पथरी है, छोटे छोटे स्टोन्स है, आप चले गए, रिपीट किया, अगली बार थे नहीं, अगली बार वाले ने किसी और मशीन से देखा, इसने देखा 2 मेगापिक्सल कैमरा से, उसने देखा 100 मेगापिक्सल कैमरा से। अल्ट्रासाउंड मशीन ना जी 1 लाख की भी आती है, 1 करोड़ की भी आती है ना, कितना डिफरेंस। शैल्बी की वो 1 करोड़ वाली कॉर्पोरेट है, बड़े लोग। My point is कि suppose there are stones, यस सर, और अल्ट्रासाउंड में नहीं आया, Sir. क्या पेशेंट्स को कुछ अपने आप भी सिम्टम आते हैं कि yes something is wrong in my
इसका सिम्टम क्या होता है? एक तो ब्लोटिंग होती है ना, बोलते नहीं भारीपन लगा है। Yes. अगर स्टोन उसके नेक में फंस गया तो पेन रेडिएट्स टू बैक, बिल्कुल पीछे आती है। अगर आपकी गॉलब्लैडर की दर्द पीठ में भी जा रही है तो आपको डेट पे डेट मिलेगी, वो एक अलग कहानी है। दैट्स अ डिफिकल्ट सर्जरी, है ना सर। पेशेंट को लगेगा खाना खाया, आप क्या करते हैं, जो फैट जाता है तो उसके लिए पित्त उड़ेलना है, और वो गॉलब्लैडर पित्त उड़ेल रहा है, पत्थर फंस गया, जाएगा नहीं, तो ये जोर लगा रहा है तो आपको दर्द होगी, सीवियर पेन आफ्टर खाना, है ना, यहाँ पे। और 90% ऑफ टाइम गॉलब्लैडर दर्द ही नहीं करता है ना। मोस्टली बोलते हैं ना, पता ही नहीं था जी पथरी है, अंदर पीक पड़ी पता नहीं। 90% टाइम नो सिम्टम, इसलिए आजकल होता है रेगुलर 6 महीने में एक अल्ट्रासाउंड करा लिया करो। अब तो मैं अभी फेसबुक में ऐड देख रहा था, एक नया सीटी स्कैन आया, बोलते हैं हर 6 महीने सीटी स्कैन करा लो, नो रेडिएशन सीटी स्कैन, है ना। तो एक बेसिक अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, एंड इट इज कोई हार्म नहीं है। 250 300 से 1200 1500 का अल्ट्रासाउंड होता है सर, वही होल एब्डोमेन का ही है सर, होल एब्डोमेन का। लेकिन जब आप करवा रहे हैं ना, तो इस ऐसे बंदे या इंस्टीट्यूट से कराएं जिसके पास थोड़ा सा टाइम है जी। चलती चाल भी होगा ना सर, चीजें मिस हो जाती 1 करोड़ वाला नहीं, 1 करोड़ वाला नहीं, टाइम वाला सर। हाँ 1 करोड़ मशीन वाला सर। नहीं मशीन नहीं सर, मशीन में बंदा कौन बैठा है वो इम्पोर्टेंट है। वो नहीं पता लगेगा। बंदा मैटर करता है, बंदा अच्छा हो तो वो 1 लाख वाली से भी आपको बता देगा। जी। गोल रोटी है, गोल रोटी है। हाँ गोल रोटी वाला बंदा चाहिए सर। सर जब कहीं कहते हैं कि बियर पीने से पथरी हो जाती है, क्या ये सही है? सर नहीं सर, Gallbladder is a There are close. stone in the gallbladder, but they are dormant. सर का लेते हैं सर। वो जो रिपोर्ट देते हैं उसमें साइज देते हैं 1.5 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर ऑफ दैट, ये साइज है। ये आपका पहले 5-6 मिलीमीटर था, अभी 2 मिलीमीटर रह गया है। हाँ बताइए सर, मैं वही आपको बता रहा हूँ सर। ये लिवर है, किडनी है, क्या दिख रहा है इसमें? अरे सर आपको क्या, हमें भी नहीं दिखता है, समझे? ये डॉट्स है, कुछ डार्क डॉट्स। इट इज बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट शैडो, जिसमें से हम गैस करते हैं कि कहाँ गया है ना। इसमें हम हाँ जी, जैसे ये हम इसको बोलते हैं ये लिवर का कैप्सूल है, हमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, फिर है ना ये किडनी है, किडनी ऐसे दिख रही है, अल्ट्रासाउंड यहाँ से देख रहा है। बेसिकली एक्यूरेट फोकसिंग तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जब तक हम खोल के नहीं देखेंगे कुछ पता नहीं लगेगा। दिस इज ऑल बाहर से सीटी स्कैन हमारा, वो क्लेम करते हैं, हम भी क्लेम करते हैं इट इज एक्सीलेंट, बट एक्सीलेंट कांट भी हाथ में ना, सामने बंदा आएगा तभी पता लगेगा कौन है। इसमें एक्चुअली हमें उतना ही पता लगता है जितना हमें पढ़ाया गया है, बताया गया कि ये लिवर का कैप्सूल है। वो कम्बल कैप्सूल कहाँ से है, लाइन किधर से है, ये लिवर है ही नहीं। अब वो 1 करोड़ का मशीन है, इसको थोड़ा और साफ दिखाएगा, 1 लाख की मशीन थोड़ी ऐसी ऐसी दिखाएगी, ये तो एक्चुअली जूम इन होगी ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो फैक्ट्स ऐसे नहीं होते, कुछ नहीं दिखता जब तक सामने ना आए, जब तक सर सामने नहीं आएंगे नहीं पता लगेगा भाई कौन है। ये देखिए जैसे आपको ग्रेड 2 कैटरैक्ट है ना, उतना ही दिखता है, उसके थ्रू हमें पता करना होता है कि क्या है। दिस इज ऑल बाहर से है ना, एक्चुअल नहीं पता लगेगा। एक्चुअल हम करेंगे पेशेंट के सिम्टम से कोरिलेट करेंगे, 4-5 चीजें कोरिलेट करेंगे ना, सब कुछ करेंगे, फिर देखेंगे ना। आप देखते हो पैन नंबर, CRR देखते, ये देखते हो लोन देने के लिए, सब देखते बंदे को देना कि नहीं देना। भाई बंदा आएगा बढ़िया सूट पहन के, जी मुझे 10 करोड़ का लोन चाहिए, आप देंगे? नहीं देते है ना। विजय माल्या को तो फिर भी दे दिया था आपने। एक सेम थिंग है ना, जो एक चाय वाला कर रहा है ना और हम कर रहे हैं, लगभग थॉट्स एंड थिंग्स आर सेम, प्रेजेंटेशन डिफरेंट, मेहनत डिफरेंट, एक्सपर्टाइज डिफरेंट। आप लोग जो कर रहे हैं दैट इज अगेन सेम। और जहाँ तक मैडम कह रही पथरी, कुछ बताया ना, डोरमेंट स्टोन पथरी है, अल्ट्रासाउंड में आएगा 12 मिलीमीटर का एक स्टोन है या 2-3 मिलीमीटर के मल्टीपल स्टोन्स हैं। पर आपकी तकलीफ नहीं, आपने कराया था अल्ट्रासाउंड रसौली के लिए, बच्चेदानी के लिए, आ गया गॉलब्लैडर में स्टोन। अब क्या करना है? सारे डॉक्टर्स बोलेंगे तकलीफ नहीं करिए, रहने दो, है ना, जब तकलीफ करेगी तब देखेंगे। दैट वाज द कॉन्सेप्ट 20 इयर्स बैक। 20 इयर्स बैक गॉलब्लैडर के लिए चीरा लगाना पड़ता था, तो जो सर्जरी वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, रिकवरी वाज वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो जो गॉलब्लैडर अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उससे बड़ी प्रॉब्लम तो ऑपरेशन कर देता है ना। दैट टाइम नाउ थिंग्स हैव चेंज। निकालना इतना आसान है कि गॉलब्लैडर को प्रॉब्लम करने से पहले निकाल दो, बारिश होने से पहले छत लगा दो, दैट इज समझदारी। जिस दिन बारिश होगी तब चले छत लगाने, फिर बड़ा कष्ट है, फिर बोलते हैं यार सूजन आ गई पथरी में, पाइप लगानी पड़ेगी, 4 दिन लेटे हुए हैं, खाना खाना हुआ है, नाक से एक ट्यूब डाल दी। तो देयर इज सिम्टोमेटिक यानी कोई सिम्टम कर रहा है, यानी वो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, वो पुराना कॉन्सेप्ट हो गया है।
अभी का है कि तकलीफ है, कल को तो करेगा। ऐसा थोड़ी है उग्रवादी बैठा है, गोली नहीं चला तो छोड़ो इसको, जिस दिन गोली चलाएगा उस दिन पकड़ेंगे ना। हाँ, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। गॉल ब्लैडर स्टोन से प्लीज गेट इट रिमूव्ड, बिकॉज जो रिस्क बेनिफिट है सर्जरी का, बेनिफिट इज फार हायर देन द रिस्क ऑफ सर्जरी। 20 साल पहले रिस्क वाज वेरी हाई, है ना जी, अब रिस्क इज वेरी 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 लेस, इतना कम हो गया। तो मैं आपको अगर मैं सर्जरी दिखाता हूँ यहाँ पे ना सर, देखिए सबसे हॉट टॉपिक ये, फिर हम आएंगे हर्निया पे। ओल्ड एज में हर्नियाज आर वेरी वेरी कॉमन। I have one question, sir. सर बताइए सर। Shashwat, sir. Sir, I have a question that is there any relation between cancer and gallbladder stones? सर गॉल ब्लैडर सर्जरी, गॉल ब्लैडर स्टोन प्रॉब्लम क्या कर सकती है? टॉपिक नंबर 2 मैडम लिख तो नहीं है कुछ? टॉपिक 2 गॉल ब्लैडर स्टोन्स प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं ना, जब प्रॉब्लम होगी तब देखेंगे। छोटे स्टोन्स 1 to 4 मिलीमीटर, मल्टीपल स्टोन। गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास का रास्ता एक होता है। पैनक्रियास होता है शरीर की चीजों को हजम करने की, जो खाना खाते हैं ना, पैनक्रियास इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो शरीर बॉडी के सबसे पीछे रखा जाता है, ऑर्टा के पीछे, यानी बहुत गहराई में होता है, पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। हमारी सर्जरी में कहते हैं कि उसको भगवान ने इतना पीछे क्यों रखा है, बिकॉज़ दैट इज अ वेरी डेंजरस ऑर्गन, और सर्जन वहां तक पहुंच ना पाए, नहीं तो सर्जन को बोझ मचा देगा, है ना। गॉल ब्लैडर वगैरह आगे रखा है, तो दोनों का कॉमन चैनल होता है जिससे ये जो है एंजाइम बाहर निकलते हैं। अगर 1 to 4 मिलीमीटर के स्मॉल स्टोन्स है और वो चल पड़ा आगे, थैली से आगे निकल गया, तो फंस सकता है आगे, है ना, इंटेस्टाइन में नहीं गया, वो पैनक्रियाटाइटिस करता है। जॉन्डिस एंड पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं नहीं, काला पीलिया हो गया, वो काला पीलिया करता है रोड ब्लॉक करके, है ना, काला पीलिया। दैट इज द वन कॉम्प्लिकेशन, डेंजरस। सेकंड कॉम्प्लिकेशन, स्टोन गॉल ब्लैडर की नेक में फंस गया, पीछे सूज गया, पस पड़ जाएगी, सेकंड कॉम्प्लिकेशन। एंड थर्ड ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन इज गॉल ब्लैडर कैंसर। दुनिया में एक ही कैंसर है, सिर्फ एक कैंसर है जो 6 महीने से ऊपर जिंदा नहीं रहने देगा। आपको इंटेस्टाइन कैंसर है 2, 3, 4, 6 साल खींच लोगे, ब्रेस्ट कैंसर है मरोगे नहीं, प्रोस्टेट कैंसर है आप 90-80 साल में जाके मरोगे, क्योंकि सबकी ट्रीटमेंट है ना जी। आपको ब्रेन ट्यूमर भी हो जाता है, पैरालिसिस वगैरह मिला के 4-5 साल बंदा खींच ही लेता है ना जी। गॉल ब्लैडर कैंसर 6 महीने के ऊपर आफ्टर डिटेक्शन नहीं देगा खींचने। आपको मेरे उस पर डाउट, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपने गूगल में देख लेना ये कहानी, है ना, गूगल भाई सब बताता है, उसमें लिखेंगे तो आपको समझ आएगी। गॉल ब्लैडर कैंसर का कोई क्योर नहीं है, ना कीमो काम करती, ना रेडियोथेरेपी, सर्जरी का तो कोई रोल है नहीं। सर्जरी में क्या करते हैं हम, गॉल ब्लैडर और थोड़ा सा लिवर निकाल देंगे कि भाई, वो सर्जरी इतनी भयानक होती है कि बंदा यानी 6 महीने तो उसी से रिकवर करते रहता है, अगले 2 महीने बाद मर जाता है ना। तो गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से कैंसर बहुत कम चांसेस, लाखों में एक होता है, 0.01% चांसेस है, लेकिन जिसको हो गया उसका 100% है। तो रिस्क बेनिफिट ऑफ सर्जरी इज सो गुड कि रिस्क है ही नहीं, बेनिफिट इतना ज्यादा है। खुदा ना खास्ता अगर आपको गॉल ब्लैडर कैंसर हो गया, दैट इज अ वेरी वेरी बैड थिंग। एंड रीजन फॉर गॉल ब्लैडर कैंसर इज स्टोन, बिकॉज वो रगड़ता रहता है, तो जो जख्म है वो नासूर बन जाता है ना। आप लोगों की भाषा से मैच कर रहा हूँ, मैं भी थोड़ा पुराना आदमी हूँ, वो नासूर ना बने उससे हमसे पुराने। हाँ जी सर, हाँ, नहीं सर, मैं भी 48 साल का हूँ, है ना। सर 70 प्लस में है। अच्छा, तो सर ये है, हमारे बच्चे 40-45 के हैं। बस मैम साथ ही। हाँ जी सर, बेसिकली आज हम आए थे यहाँ प्रोस्टेट के लिए। हाँ सर, वो भी मैं बताता हूँ, मैं सर्जरी करता हूँ सर प्रोस्टेट के प्रोस्टेट ऊपर जितना सर प्रोस्टेट का मैं बताता हूँ। डॉक्टर मनोज जो मेरे फ्रेंड है, हाँ, सर ही करते हैं जी सर, प्रोस्ट- सर्जरी एंगल से प्रोस्टेट बीईपी बोलते हैं, बेनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, हम ना बोलते हैं आपको गुदूद बढ़ गया, गुदूद बोलते हैं उसका ना जी। वो क्या होता है, प्रोस्टेट एक ग्रंथि है, आपने देखा होगा प्रोस्टेट क्या होता है ना। प्रोस्टेट की खास बात क्या है ना, आफ्टर 40 है ना, मेन गेट नॉटी एट 40 बोलते हैं ना, प्रोस्टेट 40 के बाद में बढ़ना शुरू होता है। 50% के आसपास लोगों में प्रोस्टेट सुकड़ना शुरू हो जाता है, अनलकी पर्सन है ना। 50% में प्रोस्टेट बड़ा होना शुरू हो जाता है, जो अगर आप बड़े होने की श्रृंखला में तो आप फिर गड़बड़ है। छोटा होना शुरू हो जाए, लकी है। प्रोस्टेट क्या होता है आधे लोगों को पता भी नहीं होता है। अच्छा देखो प्रोस्टेट का मुझे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुछ लोगों में वो श्रिंक होना शुरू होता है ना सर। तो देखिए ऐसा है प्रोस्टेट ना, टाइमली पता लग जाए तो प्रेजेंट वो ऐसे ही करेगा, है ना प्रोस्टेट के अंदर। तो हम पहले जाएंगे बेनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, गुदूद बढ़ना, प्रोस्टेट, पेशाब रुकना शुरू हो जाता है, आपकी पेशाब की धार कम होनी शुरू होती है, फर्स्ट सिम्टम।
धार कम होगी, है ना। धार कम कैसे होती है, हम पूछते हैं कि आपकी धार कम, बंदा बोलता है नहीं होती है, उसका बेटा बोलता है, हम पिताजी तो बोलते हैं हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। वो धार धीरे 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 कम होनी शुरू होती है, तो बंदा रियलाइज नहीं करता कि भाई चीजें खराब हो रही हैं, है ना। कुछ टाइम बाद उसी को एक्सेप्ट करना जाता है। टॉयलेट जाओगे आपको 5-10 मिनट लग जाएंगे, यूरिन आ ही नहीं रहा, फ्लो नहीं बन रहा है ना, उसके लिए टेस्ट भी करते हैं, यूरोफ्लोमेट्री, शायद अगले कैंप में हम फ्री में भी करते हैं यहाँ पे ना, वो है। जब ये प्रोस्टेट बड़ा होगा, फिर ये जो अंदर नाली है, ये देखो चोक मारना शुरू कर दिया, है ना जी, चोक मारना शुरू कर दिया, तो ये रिटेंशन करेगा। यहाँ पे देखो ये मोटा होना शुरू हो जाता है मसल, है ना, जोर लगा रहा है ये, आपको जोर लगाने में लगेगा, पर आप रियलाइज नहीं कर, आप प्रेजेंट तब करोगे जब आपका पेशाब रुक जाएगा, मोस्टली होता है ना, ब्लॉक हो गया, फिर नाली डालनी पड़ती है। रात को कहीं सरकारी अस्पताल जाओगे, वहाँ पे कौन डाल रहा है कोई पता नहीं, क्योंकि पेशाब की नाली डालना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पेशाब के लाइन में अगर वो नाली ठीक से ना डालने की फर्स्ट अटेम्प्ट में, दैट इज अ डिजास्टर, दैट इज अ ब्लंडर, है ना। एंड वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन उसको हर कोई अस्पताल का सफाई वाला भी प्रोस्टेट यानी नाली डाल देता है ना जी। तो आपने देखना कि कोई डॉक्टर या सर्जन डाले प्राइमरी कैथेटराइजेशन, क्योंकि वो इंजर करता हो जाएगा। और ये जो नाली है ना, अगर ये इंजरी हो, इसकी रिपेयर नहीं होती है ना, ये रिपेयर करके वापस टाइल कभी प्लेन नहीं होगा, इट्स लाइक अ शीशा, हमेशा स्कारिंग होगी, एंड स्कारिंग इज अ प्रॉब्लम। स्कार होगा तो श्रिंक होगा और टाइट होना शुरू होता है, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, है ना। ये वो शीशा जो टूट गया तो जुड़ता नहीं है, एक गाना में आता है ना, टूटा शीशा ना जुड़े हुए ना जुड़े, समथिंग लाइक दैट। आपको 2 ही बंदे देखेंगे उस शीशे को, कभी जुड़ेगा नहीं। तो इसकी ट्रीटमेंट आजकल टैमसोलेसिन, अल्फा ब्लॉकर्स, सिल्डोसिन, आप कुछ लोग खाते भी होंगे, इतनी अच्छी होगी कि सिम्टम रिलीफ बड़ा अच्छा आता है, वो प्रोस्टेट को श्रिंक करना शुरू कर देता है। 50% लोगों में असर आना शुरू हो जाता है कि भाई ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, है ना जी। वेरी गुड थिंग। दवाइयों से काफी लोग खा भी रहे होंगे, 0.4, 0.8 यूरीमैक्स के नाम से आता है, कुछ ऐसे नाम से आते हैं ना। अगर आप उसका स्टार्ट करते हैं तो 2 से 3 हफ्ते लगते हैं उसका असर आने में, है ना। दोबारा तो है नहीं कि छेद मारा हवा निकल के श्रिंक हो गया, इट टेक्स टाइम श्रिंक होने में। तो जैसे जैसे ये श्रिंक होगा, ये इधर श्रिंक होगा, ये खुलना शुरू हो जाएगा, है ना। श्रिंक हो गया, नाउ यू हैव अ स्पेस, आपके सिम्टम रिलीफ आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों में असर नहीं करता, है ना। मेल हार्मोन इसको और बड़ा करेंगे, एक साइड मेल हार्मोन है जो इसको बड़ा करेंगे, एक्टिव लोगों में वो दवाइयाँ असर नहीं करेंगी। जो लोग पैसिव हैं यानी सेक्सुअली पैसिव है, उनमें ज़्यादा असर करेगी ये, क्योंकि लड़ाई है मेल हार्मोन वर्सेस अल्फा ब्लॉकर, तो ये लड़ाई चलती रहती है, कौन जीतेगा पता नहीं, यानी कहीं ना कहीं तो घाटा होना ही है, या तो आपका मेल हार्मोन कम होगा या तो आपका प्रोस्टेट बड़ा होगा, इन दोनों में लड़ाई चलेगी। उसका दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑपरेशन। ऑपरेशन होता है TURP, सुना होगा, दूरबीन, पेशाब के रास्ते दूरबीन वाला ऑपरेशन होगा। दूरबीन जाती बेहोश करके, पीठ में सुई लगेगी, स्पाइनल एनेस्थीसिया, इससे नीचे बेहोश होगा, यहाँ से जाएगी, इसको हम स्क्रैप कर करके निकालते हैं, खरोंच के चैनल बनाना है, ये सारा का सारा ही निकाल देते हैं। आज से 15-20 साल पहले क्या होता था, ऑपरेशन होता था, प्रोस्टेट पूरा निकालते थे, ये कर देंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, ये सारा निकालते थे, बहुत मॉर्बिड सर्जरी, पेशेंट की बैंड बच जाती थी, है ना। पुराने जमाने में जो प्रोस्टेट होते थे, बहुत बैड सर्जरी, अभी जरूरत ही नहीं है, अंदर से आएगा, उसमें हम डायथर्मी करंट, लेजर्स, अल्ट्रासाउंड, बहुत सारी चीजें, बेसिकली इसको जलाना है इसी एक फ्रीक्वेंसी से, दैट इज TURP, ट्रांस यूरेथ्रल, पेशाब के रास्ते रिसेक्शन यानी कटिंग ऑफ प्रोस्टेट, TURP बोलते हैं। कितना टाइम लगता है सर? सर डिपेंड करता है, प्रोस्टेट अगर 35 ग्राम का ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो तो हो सकता है 15-20 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है। अगर ये 100 ग्राम का हो गया तो हो सकता है 2 सिटिंग में करें, क्योंकि एक सिटिंग में मान लो 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया तो पेशेंट को हम इतनी देर बेहोश नहीं रख सकते, क्योंकि एज भी है ना साथ में, यंग तो होगा नहीं वो, तो बोलते हैं इतना है, पेशाब आना शुरू है, सेकंड स्टेज हम 1 महीने बाद करेंगे, सारा निकालना हो। कई बार हम सिर्फ चैनल क्रिएट करते हैं, चैनल क्रिएट किया, बंदा इज मॉर्बिड, वीक है, ज्यादा बेहोशी सह नहीं सकेगा, ऑपरेशन सह नहीं सकेगा, तो चैनल क्रिएट करो, पेशाब आना शुरू है, काफी है। अगर फिर ग्रो होती है तो 3 साल बाद फिर देखेंगे, ऐसा भी होता है, डिपेंड्स ऑन। तो सर्जरी टेक्स, अगेन वही है, गोल रोटी बनाने वाली बात है, 5 मिनट में भी होती है, 2 घंटे में लग जाते हैं सेम चीज के लिए। तो उसमें भी चूज योर यूरोलॉजिस्ट, इसके पास जाएंगे। अब हम एंड में टॉपिक में आएंगे कि ये जो मिस्त्री है ये चूज कैसे करना है। सर ने बोला 4 लोगों को हम पूछेंगे, इसने कराया वहां चले गए, है ना, वो एक गलत तरीका है ढूंढने का, मिस्त्री ढूंढने का, है ना जी। पर और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, आपको क्या पता कैसे होता है, क्या होता है ना। चलो जैसे भी था, तो ये सर्जरी होती है TURP। सेकंड है प्रोस्टेट कैंसर, है ना जी। प्रोस्टेट कैंसर
क्या करता है, बड़ा होना शुरू होता है, स्प्रेड करता है स्पाइन पर। इसका ग्रोथ इज वेरी वेरी स्लो, इट टेक्स अराउंड 20 years फॉर इट टू किल यू, है ना जी। जैसे गॉल ब्लैडर 6 महीने में मार देगा, इंटेस्टाइन कैंसर हो 2-3 साल में मार देगा, लंग कैंसर 1-1.5 साल में मार देगा। ये बेचारा बहुत धीरे धीरे मारता है, इसको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये स्लोली स्प्रेड करेगा, उससे पहले ये कंट्रोल में आ जाएगा। मेल हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर है, क्योंकि ये मेल हार्मोन्स के लिए काम करता है, मेल हार्मोन्स पर डिपेंडेंट है, तो एंटी एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन्स के अगेंस्ट जो दवाई होती है वो देते हैं, ताकि ये इतना ही रहे, श्रिंक रहे। कैंसर ना मेल हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, आप तुम उनका काम ही रोक दोगे तो बेचारा बंद हो गया, है ना। एंटी एंड्रोजन देते हैं, वो दवाइयाँ शुरू होती हैं, बहुत इफेक्टिव होती है, पर ये कि आपको रोज खानी पड़ेगी, उसके इंजेक्शन भी आते हैं ये। एंड सेकंड, एक और इफेक्टिव वे, सस्ता काम यानी चुटकियों में होने वाला काम, वो क्या है, टेस्टिस निकाल दो, है ना। टेस्टिस क्या करता है, मेल हार्मोन बनाता है, टेस्टिकल्स, उनको निकाल दो, उसको बोलते हैं एंड्रोजन एब्लेजन, यानी हार्मोन बने ही ना, टेस्टिस आउट, है ना, तो खत्म, सीमेन बनाने नहीं है, बच्चे पैदा करने नहीं, तो टेस्टिस ही निकाल दो। एंड अगर उसकी कॉस्मेटिक इंपॉर्टेंस है, आपको अंग्रेजों में बहुत चलता है कॉस्मेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिस, तो उस टेस्टिस निकाल के उसकी हम सिलिकॉन के बॉल्स डाल देते हैं, तो फील्ड टेस्टिस वाली आती रहेगी, एवरीथिंग रिमेन्स है, टेस्टिस आउट, हार्मोन इज आउट, दैट इज वन स्टॉप मैनेजमेंट। इसको जनरली ऑफर नहीं किया जाता बिकॉज इट इज अ सर्जिकल थिंग एंड रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज अ प्रॉब्लम। सर्जरी बहुत छोटी सी होती है, लोकल एनेस्थीसिया में हो जाती है, एंड रिकवरी इज ओनली 2 days, बट दवाइयाँ आपको जिंदगी भर खानी पड़ेंगी, इसमें दवाई नहीं खानी पड़ेंगी, है ना, ये है। एंड टेस्टिस कैन बी रिप्लेस्ड विद अ सिलिकॉन टेस्टिस, काम तो करना नहीं है उसमें, सिलिकॉन ही सही, जैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट वगैरह डालते हैं। हाँ जी मैम, इसमें रिज्यूम का भी होता है प्रोसीजर, कोई ऐसा रिज्यूम थेरेपी की बात कर रहे हैं। रिज्यूम थेरेपी किस चीज में, प्रोस्टेट में रिज्यूम क्या हुआ इसका? वेपर थेरेपी, अच्छा, अरे नहीं मैम, वो उस प्रोस्टेट को वेपराइज करते हैं, दैट इज अ मोड ऑफ एब्लेशन ऑफ दिस प्रोस्टेट। इस प्रोस्टेट को काटना है, आप करंट से काटो, चाकू से काटो, लेजर से काटो, या आपको इसका वेपराइज करो। वेपराइज इज बेसिकली एक करंट का वोल्टेज होता है, उससे इसको जला देते हैं, यानी स्वाहा कर देते हैं इसको, वो जला देता है इसको। वो ठीक रहता है इन द लॉन्ग टर्म? नहीं मैम, रिजल्ट सबके सेम होते हैं, आइडिया निकालना है, फिर आप लेबर लगा के निकालो या जेसीबी लगा के निकालो, जेसीबी जल्दी मिट्टी साफ करेगा, लेबरों में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। एंड रिजल्ट इज सेम फॉर बोथ केसेस। आजकल उसकी मार्केटिंग इतनी ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि एक नई चीज आई, जैसे रोबोटिक सर्जरी, है ना, कितना फोर्टिस बोलते हैं रोबोट क्या करता है, पीछे सर्जन बैठा है, रोबोट से नहीं होता है। अंग्रेजों ने रोबोट्स छोड़ दिए, अभी हम सर्जरी कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं ना, रोबोटिक सर्जरीज उन्होंने छोड़ दी बिकॉज रोबोटिक सर्जरी टेक लॉट्स ऑफ टाइम। एक बंदा लेटा है, उसमें रोबोट लगाना है ना, जैसे रोबोट लगाया, रोबोट को डॉकिंग अनडॉकिंग सब कुछ प्रिपेयर करके घुसाना, एंड गॉड फॉरबिड कुछ हो जाए अंदर, मान लो कुछ गलत चीज कट गई, उस रोबोट को पेट से सारा हटाना निकालना, सर्जन ने वॉश करना, तब तक तो अंदर बेड़ागर्क हो चुका होता है ना। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो रोबोट से हट रहे हैं, हम अभी नए खिलौना आया तो हम लोग लगे यार चल रोबोट चलाएंगे ना, एंड थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग और मार्केटिंग ये सब तो चलता ही है। रोबोट्स होते हैं जहाँ पे बहुत डेप्थ में, जहाँ पे आपके इंस्ट्रूमेंट, लैप्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट ना पहुँच सके, जैसे लीवर के पीछे जाना है, प्रोस्टेट के पीछे जाना है, क्योंकि रोबोट में उसका ना, हमारे इंस्ट्रूमेंट सीधे होता है, एक बैंड होता है, रोबोट में डबल बैंड डाला है, वो ऐसे करके घूम के देख सकता है, उसकी गर्दन मुड़ सकती है ना। पर जिसकी गर्दन मुड़ सकती है पतली जगह में, उसकी गर्दन कितनी पतली होगी सोचो ना, तो बेचारा वो बड़े काम नहीं कर सकता, वो उसमें ताकत कम होती है ना। तो जो आप कह रहे हैं ना एब्लेशन, वो आजकल बहुत मार्केटिंग चल रही है, इट इज अ टाइप ऑफ वेपराइज, वो कहते हैं इसको वेपराइज कर देंगे, स्वाहा कर देंगे, जस्ट एन टाइप ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा एडवांटेज कुछ नहीं है उसमें। ये कि कहते हैं थोड़ा सा ब्लीडिंग कम होती है, यहाँ पे भी होती है, लेकिन इट इज दी थिंग कि पीछे रोटी बना कौन रहा है, बंदा कौन है, हर चीज में ले देके कहानी वही फंस जाती है ना जी। तो और कुछ पूछना सर प्रोस्टेट के बारे में? सर कोई ऐसी प्रिकॉशंस आदमी ले सके जिससे प्रोस्टेट? सर कोई प्रिकॉशन नहीं है, कुछ नहीं है, भगवान ने लिख के रखा है आपका प्रोस्टेट बड़ा होना है तो होना है, भगवान भी भगवान ने आपको डिजाइन करके, अब वो चेंज नहीं कर सकता, आपका डीएनए डिजाइन हो चुका है, भगवान भी इंटरवीन करके श्री कृष्ण हाथ लगाएंगे, आप प्रोस्टेट गायब होगा, ऐसे नहीं होगा, है ना, मैजिक्स डू नॉट हैपन, है ना। सर 2-3 जो आजकल लेटेस्ट दवाइयां हैं वो बताओ सर। लेटेस्ट दवाइयाँ ये सारे अल्फा ब्लॉकर्स ही होते हैं, है ना, सिल्डोसिन, यूरिमैक्स, अल्फाडोसिन, ग्लूटाडोसिन, बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे, किसी का अल्फा सेट सर उसके अंदर सॉल्ट क्या है, वही सॉल्ट होगा,
अल्फा ब्लॉकर्स अल्फा ब्लॉकर्स होंगे सर। अल्फा इज अ रिसेप्टर होते हैं जो इसको यानी इसकी ग्रोथ और साइज बड़ा छोटा होने में करते हैं। अल्फा बेसिकली सर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आएंगे तो एक रिसेप्टर्स होती है, इससे सोडियम अंदर पोटेशियम बाहर, कहानी ले दे के बिजली है अंदर, शरीर बिजली सर में हम चलता है। बेसिकली क्या 6 महीने साल बाद अल्ट्रासाउंड और पीएसए करवाते रहे? सर पीएसए एक अलग चीज है। पीएसए हमने देखना कैंसर तो नहीं है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है, प्रोस्टेट कैंसर में वो भी बढ़ता है। करवाएं कि नहीं रेगुलर बेसिस? सर रेगुलर करने की जरूरत नहीं है, आप साल में एक बार करा लो Yes. क्योंकि आजकल इजीली हो जाता है, कॉस्ट भी नीचे आ गई है, पहले नहीं होता था। अल्ट्रासाउंड सर कितनी फ्रीक्वेंसी में कराएं? सर इट ऑल डिपेंड्स आपका कैसा है। आपका एक अल्ट्रासाउंड जैसे आज रिजल्ट हो गया तो 6 महीने बाद एक पक्का रीड करिए। अगर वो सेम साइज एवरीथिंग इज सेम और श्रिंकिंग है तो अगला तो आप 3 साल बाद कराइए। इन केस थोड़ा बढ़ रहा है तो क्या पता वो शेयर मार्केट की तरह और बढ़ जाए, तो भाई उससे पहले देख लीजिएगा ना। इट ऑल डिपेंड्स। सर डाइट का कुछ है? सर डाइट से कोई रिलेशन नहीं है। अरे भगवान से रिलेशन नहीं तो डाइट से कैसे होगा आप बताइए। हाँ, डाइट की पूछ रहा था। नहीं सर कोई रिलेशन नहीं है, नथिंग। सर सिम्टम एक ही है, पेशाब की धार कम होनी, जो आप नोटिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास कंपैरिजन के लिए कुछ है ही नहीं। आप ही की पेशाब की धार कम हो रही है, आपको लगेगा धीरे धीरे कम होती तो आपको लगेगा ही नहीं यार कुछ कम, आपको लगेगा ऐसे ही होता है। जैसे कैटरैक्ट में भी ना पता नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि इतना ही दिखता है, और आप कैटरैक्ट सर्जरी करा के आते लगता है अबे यार मैं क्या कर रहा था, है ना। एक आप फिर आपको दूसरा फटाफट से करवाता है। सर यूरिनेशन भी होता है सर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, ये बड़ा राइट सवाल था। इसमें प्रोस्टेट का साइज मैटर नहीं करता है। नाउ ये देखिए यहाँ पे ना प्रोस्टेट इज ग्रोइंग इनटू द ब्लैडर, तो ये जो प्रोस्टेटिक म्यूकोजा होता है अंदर सेंसिटिव पार्ट होता है, ये पलटी मार के ब्लैडर की तरफ आ जा रहा है ना। देखिए ये घूमना शुरू हो गया। अब ये जो है ये घूमेगा तो ये बाहर अंदर आएगा ब्लैडर में, यूरिन इसको इरिटेट करेगा, इससे क्या होता है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। नॉट एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी, अर्ज बढ़ेगी। वो जैसे ब्लैडर बढ़ेगा अर्ज बढ़ेगी। अब जैसे ये दवाइयों से श्रिंक हो जाएगा तो ये वापस आके ऐसे फोल्ड हो जाएगा अंदर, इसमें यूरिन टच नहीं होगा अदर देन द फ्लोइंग पार्ट, तो इससे अर्ज बढ़ेगी। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है और जो नाइट टाइम यूरिनेशन ज़्यादा होती है, रात को 3-4 बार पेशाब आता है, वो प्रोस्टेट से रिलेटेड नहीं होता बिकॉज इंसान, काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा कि रात को सोते हैं तो 3-4 बार जाना पड़ता है ना। उसके लिए आपको बहुत लोगों ने बताया भी होगा रीज़न, डायबिटीज बताया, पानी कम पीना, कोई रीज़न किसी और डॉक्टर ने बताया आपको क्यों होता है। जब आप सोते हैं तो तब बहुत पेशाब आता है, होता है ना, काफी लोगों को होता भी होगा। और उसका एक ही इलाज है पानी कम करो, शाम को 7 बजे कम करो। इसके पैथोफिजियोलॉजी होता क्यों, अगर आप जानेंगे तभी मजा आएगा ना। आपको किसी को आइडिया है क्यों होता है, लेटे हैं तो पेशाब बार बार क्यों आ रहा है? सर वन ऑफ द रीजंस कि हम दिन में एक्टिव रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। चलते फिरते रहते हैं, भूल जाते हैं। नहीं भूल नहीं जाते, हमारी एनर्जी इधर रात को पैसिव लाइफ है तो। हाँ जी, हाँ जी सर आसपास हैं तो इसका मैं बताता हूँ रीजन क्या होता है। शायद आप लोगों को क्योंकि डॉक्टर के पास टाइम ही नहीं होता बताने के लिए ना, है ना, बिजी इतने होते, और डॉक्टर सबसे पहले होते हैं, ये गलत होता है कि डॉक्टर बिजी होते हैं। सबके पास टाइम होता है, मोदी के पास टाइम हो सकता तो या हमारे पास नहीं होगा, है ना। टाइम सबके पास होता है, केजरीवाल के पास नहीं होता है। मैं ना फौज में था तो उसमें क्या होता है, एक एब्रीविएशन होती है TTLB बोलते हैं। जब हम फौज में है ना तो वो बॉस TTLB, व्हाट इज TTLB? ट्राई टू लुक बिजी, है ना, ट्राई टू लुक बिजी। तो है ना, ऐसा नहीं होता कि टाइम ना हो। कई बार होता है पेशेंट यार सवाल पूछे जा रहा है, एक बार बता दिया है समझ ही नहीं आ रही तो बंदा बोलता है कुछ भी बोल के इसको कटाओ, है ना, कटा देते हैं वो, क्योंकि पेशेंट का सवाल बेचारा पेशेंट को पता भी नहीं होता है। सर हाउ टू चूज द डॉक्टर वी वर ऑन सर वो लास्ट में अभी ऑपरेशन हुआ है नहीं, अभी वो यूरिनेशन ज़्यादा क्यों आता है वो आप हाँ, वो सर बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब कब देंगे, ऐसे टाइप करके बैठे होते हैं। पहले उनका जवाब देता हूँ। सर ने भी वही रिपीट किया, रात को यूरिनेशन क्यों आता है। जब आप इसकी पैथोफिजियोलॉजी या वजह आप जानेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्यों होता है करके, तब आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, दवाई का असर और पानी क्यों पीना ये सब करेंगे। आपके घर में सबके घर में पानी की टंकी लगी होगी ना, है ना, पानी चढ़ता कैसे? एक तो म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता है प्रेशर से चढ़ जाता है, दूसरा होता है टुल्लू पंप लगाया होता है। ये टुल्लू पंप बड़े इंटरेस्टिंग चीज, हम इस पे आएंगे टुल्लू पंप में। नाउ द थिंग इज, जब मैं खड़ा हूँ ऐसे करके ना, आप लोग खड़े हैं, कुछ उम्र के बाद में एज के साथ में क्या होता है, किडनी का जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी डिक्रीजेस, है ना जी। फिल्टर कैसे होगा, पानी का ज्यादा प्रेशर मारेंगे तो फिल्टर ज्यादा होगा,
है ना जी, सिंपल कहानी, मोटी मोटी। व्हेन आई एम स्टैंडिंग, हम एक्टिव हैं, सब कुछ ठीक है, तो किडनी की फिल्ट्रेशन डिक्रीज अ बिट, क्योंकि आपका हार्ट है, टुल्लू पंप है, पंप कम मारता है ना। स्टैंडिंग में छत पे चढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, तो फिल्ट्रेशन थोड़ी सी कम होगी, आपकी बॉडी में फ्लूइड इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, पैर सूजता है शाम को, ये सब होता है ना। जब आप लेट जाते हैं तब क्या होता है, अभी वो जो टंकी छत पे नहीं है, टंकी साथ पड़ी ना, टुल्लू पंप उसको 2 मिनट में भर देगा, है ना जी। कहानी समझ गया, बाकी आप सब समझदार हैं, आगे तो शायद कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है ना जी। तो व्हेन यू आर लाइंग फ्लैट, फिल्ट्रेशन इंक्रीजेस, क्योंकि जब आप स्टैंडिंग थे हार्ट भी वीक हो रहा है, बॉडी में फ्लूइड भी इकट्ठा होना शुरू हो गया, हार्ट की पंप भी कम होती है ना, जोर कम लगाएगी, इजेक्शन फ्रैक्शन देखते हैं ना इको में 55%, 25% ये सब है। तो हार्ट गेट्स वीकर विद एज, होता है ये सबका होना, मेरा होना, सबका होना है, सिर्फ लॉर्ड कृष्णा का नहीं होता है, नहीं हनुमान का, हनुमान इससे लेट। तो जब आप लेट जाते हैं तब फिल्ट्रेशन इंक्रीजेस, तब आप पे यूरिन फॉर्मेशन इंक्रीजेस, यूरिन फॉर्मेशन इंक्रीजेस, तो भाई जाना तो पड़ेगा। तो दैट इज द रीजन, बोलते हैं शाम को पानी रिस्ट्रिक्ट करो, सोने से पहले पेशाब कर लो, हो सकता है कम हो। वो उसका प्रोस्टेट से रिलेशन नहीं है, दैट इज कार्डियक थिंग। सर अगर गर्म पानी पीते हैं तो यूरिन का फ्लो ज़्यादा तेज होता है? नहीं सर, बियर पीते तो ज्यादा होता है। नहीं, पर मैं अपना गर्म पानी वाला बता रहा हूँ, उससे थोड़ा ज़्यादा। नहीं सर, ऐसा नहीं होता ना, गर्म पानी तो पेट में जाएगा, किडनी में थोड़ी जा रहा है, पेट में ठंडा होके खून में जाएगा, खून से फिल्टर होगा, वहां से जाके यूरिन में आएगा, उसका कोई रोल नहीं है? कोई रिलेशन नहीं है। वो बस ये कि गर्म पानी पियो, उससे क्या होता है, आपकी इंटेस्टाइन्स की जो ब्लड सप्लाई है, वैस्कुलरिटी इंक्रीजेस। गर्म पानी लगाते हैं लाल हो जाता है, खून का दौरा बढ़ेगा आंतरियों का, वो वहां से पानी को एब्जॉर्ब जल्दी करेगा, तो इसलिए गर्म पानी पीना इज वेरी गुड, है ना। ठंडा पानी सिकुड़ता है, ठंड में सिकुड़ जाती है, तो खून की नालियां सिकुड़ जाती हैं, तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तभी तो ठंड में गला खराब होता है ना, इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन क्यों होता है? क्योंकि ठंडे पानी से, ठंडा पानी थोड़ी इन्फेक्शन कर रहा है, ठंडा होता है, ब्लड सप्लाई डिक्रीजेस, कीटाणु को मौका मिल जाता है, क्योंकि खून जहाँ दौरा अच्छा होगा वही आपकी इम्यूनिटी आएगी। होती है ना, खून का दौरा बढ़ गया तो उसी में तो फौजी आएंगे वहाँ से आपको ठीक करने। सर कहते हैं कि बियर पीने से जो छोटा मोटा स्टोन है वो निकल जाता है। हाँ, ये बियर की बात वहाँ से भी मुझे आई थी कि बियर पी के स्टोन निकलते हैं। सर बियर का थिंग है, आपको बियर बोलेंगे तभी आप कुछ पियोगे, है ना, पर इतना है क्योंकि वो अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल इज अ डायूरेटिक। बियर पियेंगे तो पेशाब ज्यादा फॉर्म कराता है, उस पेशाब को फॉर्म करने के लिए पानी भी तो होना चाहिए, तभी पेशाब बनेगा ना। तो आप पानी ज्यादा पियेंगे तो वो भी पेशाब से निकलेगा और कहीं और से थोड़ी निकलेगा। वो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया, ये भ्रम बने रहने दीजिए। बोलते ना भीष्म सबसे बड़ा भ्रम था, है ना। सिमिलर इट इज लाइक दिस, बियर पिएंगे तो आप पानी ज्यादा पिएंगे, क्योंकि आप 1 गिलास पानी पीने को बोलूंगा आप नहीं पिएंगे, बोतल पी जाएंगे। बोतल है 600 पानी में 200 ml पानी आएगा, तो आप तो 5 गिलास पीने को बोलूंगा तो आप तो मर जाएंगे, बियर तो चल पड़ेगी। तो इसलिए क्रिएट करना पड़ता है। Okay, sir. Can you tell us something about overactive? थोड़ा पेशाब इकट्ठा हो फिर आ जाएगा, है ना, थोड़ा पेशाब बने फिर आएगा। तो उसमें जो ब्लैडर की जो चीजें होती है ना, अंदर जो मस्कुलेचर है, अंदर लाइनिंग है, वो आपका हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। थोड़ा सा भी पेशाब आए तो बोलता है निकालो निकालो निकालो, बेसिकली वो ब्रेन को सेंसेशन भेजेगा। थिंग्स ऐसी काम करती है ना, पेशाब बढ़ना शुरू है, वो ब्रेन में जाएगा, ब्रेन बोलेगा निकालो, आपको अर्जेंसी आएगी, निकालो निकालो। इट इज अ कंडीशन ऑफ ब्लैडर जिसमें ब्लैडर की सेंसिटिविटी इंक्रीजेस टू इवैक्यूएट इट। 200 ml यूरिन भी हो निकालना पड़ेगा आपको, बिकॉज ओवर एक्टिविटी का रीजन होता है, एक तो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, उसके लिए दवाइयां भी आती हैं, है ना। हम लोग कैंप में वो फ्री भी देते हैं यहाँ पे, है ना। ओवर एक्टिव ब्लैडर के एंटी मस्कुलिनिक्स होती है दवाइयाँ, वो ब्लैडर की सेंसिटिविटी कम करेगी। ये कोई बीमारी नहीं है, जस्ट ये कि उसको आदत पड़ गई है फटाफट खाली करने की। दूसरा इन्फेक्शन में भी ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाता है, इन्फेक्शन इरिटेबिलिटी बढ़ा देता है, तो बोलता है खाली करो यार, दैट इज ओवर एक्टिविटी। मेडिसिन से क्योर हो जाता है। I have overactive bladder and I am suffering from IBS also. IBS constipation predominant है। IBS तो फिर वो डिफरेंट चीज आ गई ना, but what my urologist told me कि अभी both things are connected, कि जिसको IBS होता है उसको generally overactive bladder होता है। IBS is again a sensitivity thing, है ना। You are sensitive to some things, IBS भी होता है। वो connected with anxiety and distress। हाँ, वो सेंसिटिविटी, वो ओवर एक्टिव ब्लैडर से भी कनेक्टेड है। आजकल क्या कह रहे हैं कि एंटी एंजाइटी दवाई दो, हर बीमारी के साथ में एंटी एंजाइटी, एटियाजोलाम करके बड़ी अच्छी ड्रग आई। पहले एल्पराजोलाम सुना होगा आपने, एल्ब्रैक्स खिलाते थे, अभी एटियाजोलाम आ गया, वो थोड़ा सा यानी और भी सिंथेटिक कॉग्नर है जो नींद नहीं करेगा, यानी सिडेशन नहीं करेगा।
तो आपके ब्रेन से रिलेटेड ओवर एक्टिविटी, सिग्नल ब्रेन में गया, ब्रेन ने बोला निकालो निकालो, अगर आप उस पाथवे को ब्लॉक कर दोगे यानी रिपोर्टिंग नहीं होगी तो थोड़ा काम कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। नहीं, आई हैव बीन टेकिंग, पहले आई यूज्ड टू टेक सोलिटन, हाँ जी हाँ जी। नॉट वेरी हेल्पफुल। फिर जब मेरे को आईबीएस की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी तो डॉक्टर बंद करके देन ही पुट मी ऑन एल्फू, इवन एल्फू वाज नॉट वेरी हेल्पफुल। तो नाउ आई एम टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट्स, आई एम गोइंग टू साइकियाट्रिस्ट बिकॉज ऑफ फ्रॉम माय आईबीएस। तो अभी जो मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो उसमें मेरी वाटर यूरिन टेंशन वो काफ़ी कम आई है, पहले ज़्यादा होती थी मेरी। देखो ना, सब कुछ तो दिमाग से ही होता है। सिग्नल नीचे से आता है, दिमाग प्रोसेस करता है, नीचे भेजता है, उस प्रोसेसिंग को स्लो करा देते हैं, है ना। मैंने बोला कि आगे दुश्मन आगे रिपोर्टिंग होगी, वहाँ फटाफट फायरिंग शुरू होगी, ऐसे होता है ना। बस मेरे रिस्क फैक्टर क्या ओवर एक्टिव बेटर का? सर रिस्क फैक्टर कुछ नहीं है, एक मोस्टली इन्फेक्शन और ऑटोइम्यून खुद ही ओवर एक्टिव होना शुरू हो जाता है ना। ये लाइक बाल सफेद क्यों हो रहे हैं, कोई रीजन नहीं है। इट्स लाइक चीजें ना कुछ ऑटोइम्यून होती हैं, कई चीजें हमें पता ही नहीं है क्यों हो रही हैं, खुद ही चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अगर सब पता होता हम भगवान बन जाते हैं। 1% नॉलेज भी नहीं हाउ ह्यूमन बॉडी एक्ट्स। सर ये रात को सिर्फ एक बार यूरिन आएगी, इज इट नॉर्मल? दैट इज नॉर्मल सर, इट्स फाइन, इट्स फाइन, क्योंकि एज के साथ होना ही है। सर इसका फ्लो कम हो जाएगा। समटाइम्स द फ्लो इज बाय एंड बाय धार कम ना, धार कम, और कई बार सर वो बैकवर्ड भी आ जाती है। हाँ, धार, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट इश्यूज है। प्रोस्टेट कैन बी 25 ग्राम एंड कॉजिंग प्रॉब्लम। प्रोस्टेट किसी का 100 ग्राम हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं होती, बिकॉज उसकी ग्रोथ अगर वो बीच में चैनल की तरफ हो रही है तो बंद कर देगा, अगर उसकी ग्रोथ बाहर की तरफ हो रही है, चैनल खुला है, 100 ग्राम के प्रोस्टेट भी कुछ नहीं करते हैं। एक बंदे का 25 ग्राम में अटक जाता है पेशाब। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, वो लुढ़कता किधर को पत्थर, इधर को लुढ़केगा तो फंस गए, इधर को लुढ़केगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना बड़ा हो जाए, उसमें कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए पीएसए रिपीट है 6 मंथ करते हैं। पीएसए 0.4 से नीचे रहे तो ठीक है। अगर आपका 80 साल की उम्र में पीएसए बढ़ गया, प्रोस्टेट कैंसर आ गया, ट्रीटेबल है, आपकी लाइफस्टाइल में ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अदर दिन अगर बोन मेट्स हो गया यानी बोन में पहुंच गया, फिर प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर थोड़ा कष्ट है। आजकल अर्ली डिटेक्शन हो जाती है, एक्चुअली अल्ट्रासाउंड ही दिखा देता है, और आजकल तो वही 1 करोड़ के अल्ट्रासाउंड सब दिखा देते हैं, काफी अच्छा आना शुरू हो गया। बेचारे की मजबूरी है, पेशाब करने जाना पड़ता है। हाँ, नींद ही नहीं आती बूढ़े लोगों को, रीजन ये है। अच्छा सर, एक ये जो है रिटेंशन, आई एम सिटिंग हियर, मैं आई केप्ट सिटिंग फॉर 2 आवर्स, नाउ आई गेट अप, हाँ जी, एकदम प्रेशर पड़ता है। हाँ जी सर, इट फील्स कि मैं फटाफट जल्दी इसको जाओ और वहाँ जाके निकल जाए या अगर कंट्रोल कर पाता है। हाँ, ये क्या चीज है सर इस बारे में? सर अटेंशन नहीं है, ये ना आपकी अपनी एक्टिविटी है, ऑल सेंसिटिविटी, ब्रेन को जो सिग्नल जा रहे हैं, आप बैठे हैं, यू आर यानी दिमाग कहीं और इन्वॉल्व है, कुछ कर रहा है, ठीक है ना। स्टैंड करते नाउ एनाटॉमी चेंजेस, डिजाइन चेंजेस, आपको थोड़ी सी भी अर्ज आएगी, नाउ दैट अर्ज मल्टीप्लाइज, कहीं छूट ना जाए, है ना। छोटी सी बात थी वो बड़ी हो जाती है, फिर बोलते हैं ना मन की शांति। सर ने बताया ना, दवाई शुरू करो आजकल, यानी एंटी डिप्रेसेंट तो नहीं, यानी एंटी एंजाइटी से ही काम चल रहा है। आपकी ट्रीटमेंट में एंटी एंजाइटी लास्ट में लिखा होना वो ही सबसे जरूरी है, क्योंकि चिंता के समान होती है, चिंता हटा तो बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं। But that is not 100% feasible. सर दैट इज 100% फिजिकल, तभी तो आजकल बाबा लोग सब छाए हुए हैं, बाबा लोग छाए बोलते हैं जी लंबी सांस लो, है ना, ये करो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, फिटनेस अच्छी है, तो जैसे यूरिन करने में एक तो ब्लैडर मसल इनवॉलंटरी मसल है, आप है ना वो करेगा। आप अगर आपकी एब्डोमिनल मसल हेल्प्स इन यूरिनेटिंग प्रेशर में, आपकी एब्डोमिनल 6 पैक हो, टाइट हो, तो यूरिन पास करना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि पीछे प्रेशर अच्छा आएगा, है ना। 2 सिस्टम, एक तो ऑटोमेटेड है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, जो ब्लैडर ढीला हो गया, जैसे सर बोल रहे हैं अर्ज हो गया, तो आप एब्डोमिनल मसल से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग हैं ना एक्टिव रहना चाहिए, जैसे आप एज के साथ में रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जिसमें आपको पसीना है, सुबह शाम वॉक करो, सैर नहीं करना है, वॉक या जॉग करना है, सैर करके नहीं होता, उससे और खराब होता है बंदा, उसमें होता है यार सैर में और रिलैक्सेशन होती है। तो आपने ये नहीं बोलना कि शायद आप सुबह सैर करते नहीं करते, सैर नहीं करते, थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, पसीना आए, टांगों में दर्द हो, पेट के मसल्स यूज हो, क्योंकि सैर तो मोटे लोग भी करते हैं, गणपति भी करते हैं, है ना। एक बार लेडीज में तो यूट्रस की रसौली, है ना, करें इसकी बात थोड़ी सी, रसौलियों की बात होगी ना। Yes.
यूट्रस में एक तो पोस्ट मेनोपॉजल रसोलियों की प्रॉब्लम होती है, हम प्री मेनोपॉजल की बात नहीं करेंगे, पोस्ट मेनोपॉजल वीकनेस होती है, यूट्रस कुछ लोगों का बाहर भी आ जाता है, प्रोलैप्स यूट्रस होते हैं, है ना। इनका जो करेक्शन है, ये करेक्शन सर्जिकल ही होता है। रसोली 2 सेंटीमीटर से बड़ी हो जाए दवाइयों से कभी गायब नहीं होगी। और पोस्ट मेनोपॉजल आपकी रसोलियां बनती हैं, दैट शुड बी रिमूव्ड, क्योंकि उनके कैंसर होने के चांसेस हाई होते हैं। जब उनके बनने का वो फीमेल हार्मोन से बनते हैं रसोलियां ना, अब आपके फीमेल हार्मोन से आने बंद हो गए 55 पोस्ट मेनोपॉजल, तो कोई फायदा नहीं है ना, फिर भी बड़े हो रहे हैं, दैट इज मीन समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, उसको निकलवा लीजिएगा। एंड निकालने का लैप्रोस्कोपी इज द बेस्ट ऑप्शन। दूरबीन से सिर्फ पेट में 3 छोटे छोटे छेद होते हैं, आप शाम तक ठीक हो जाते हैं। पेट काटने का जमाना चला गया है, लेकिन 90% से ऊपर पेट काट के ही निकालते हैं, क्योंकि मरीज को पता ही नहीं होता व्हाट इज बेस्ट फॉर हर। तो फिर हम सर का वही पूछेंगे कि आप डॉक्टर कैसे चुने, हम उस पर लास्ट में फिर आएंगे। गायनेकोलॉजिस्ट आपको बोलेंगे यूट्रस निकालना है, हिस्टेरेक्टमी है ना जी, सुना होगा, पेट काट के आधे घंटे में निकल जाना। दूरबीन से उससे कम टाइम लगता है। कंडीशन अप्लाई आपको सर्जरी आनी चाहिए, है ना, कंडीशन अप्लाई सब जगह चलता है ना। तो यूट्रस में कोई भी इश्यूज आती हैं, एवरीथिंग कैन बी रिजॉल्व लैप्रोस्कोपी, चाहे वो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो, चॉकलेट सिस्ट हो, सुने होंगे आपने नाम, रसोलियां हो, बच्चादानी बाहर आ रही हो, सूजन हो, एनीथिंग, आपकी फाइब्रॉइड हो, आपको ओवेरियन सिस्ट हो, ओवेरियन डर्मोइड सिस्ट हो, नीचे कुछ भी हो, सब दूरबीन से निकलता है, सिर्फ केवल 3 छोटे छोटे छेदों से, चॉपस्टिक से। जापानीज होते हैं ना, चॉपस्टिक से चिकन भी खा लेते हैं, है ना। पंजाबी बोलेंगे वो चॉपस्टिक से चिकन कैसे खाना, जापानीज चॉपस्टिक से चिकन खा लेता है, अगर आपको आता है तो। बटन फाड़ फाड़ के तो कोई भी खा लेता है। बटन होल, हाँ जी सर, बटन होल इज द की होल बोलते हैं, अंग्रेज की होल नाम दिया है, बटन होल भी सही है। बेसिकली 3 छोटे छोटे होल होते हैं जो पेन भी नहीं करते हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो जब भी आप किसी भी सर्जरी, रिलेटिव्स में कहीं भी बात हो ना, बोलना भी की होल सर्जरी करानी है, बिकॉज हर छोटे छेद से हर चीज निकाली जाती है। पहले पानी निकालने के लिए कुआं खोदते थे, अब कुआं खोदते हैं नहीं, उससे ज्यादा पानी बोरवेल से आता है ना, इतना सा कैलिबर होता है, कुएं से ज्यादा पानी देता है। तो टेक्नोलॉजी वहां पे बढ़ गई, इधर भी बढ़ी है, तो कृपा करके चीरों से बचे, है ना। प्रोस्टेट तो वो तो अंदर से हो रहा है, उसको जरूरत नहीं है सर, वो तो TRP, वो तो और भी आसान है, छेद भी नहीं है। This is fibroid outside the ovary. हाँ जी सर। Is it some disease? PGI people have advised, don't touch it. Sir. It is not going to cause any problem. Sir, depends on the size of the fibroid. Size of the fibroid. If it is growing, 6 महीने बाद अल्ट्रासाउंड रिपीट कीजिए, if it is growing, it is a problem. Right. If it is not growing, फिर क्या है सर, वेला पड़ा है, साइड में पड़े रहने दो उसको। दरअसल हर्निया और रसोली के सिम्टम्स बता दो। हर्निया सर, ओल्ड एज के साथ में हर्निया, इनग्वाइनल हर्निया, सूजन आना, है ना, कुछ लोगों को होता भी होगा, आपके रिश्तेदार में होगा। डायरेक्ट मसल वीकनेस होती है, हर्निया निकल के टेस्टिस तक अंतड़ियां पहुंच जाती है, इसको हर्निया बोलते हैं। कई बार नाभि में होता है हर्निया, कई किसी के चीरा लगा होता है, चीरे के टांके ढीले पड़ जाएं, एज के साथ होता है। वो टांके तो नहीं टूटते, पर आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो फटनी शुरू हो जाती है, छिज जाते हैं, है ना। जैसे आप सिलाई करते हैं तो कपड़ा सिलते हैं, छिजना शुरू होता है। हर्निया अकर्स बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। उसको करने के लिए वहां जाली लगाई जाती है। जाली क्या है, ग्रेट वायर, है ना, जो नदी नालों में लगाते हैं, इट्स अ ग्रेट वायर थिंग मेड ऑफ पॉलीप्रोपाइलिन। अफ्रीका में मच्छरदानी भी लगाते हैं, क्योंकि पैसों की कमी होती है। मच्छरदानी नायलॉन काट के लगा, वो भी है 90% में काम कर जाती है, वैसे चीज होती है। तो जब भी इनग्वाइनल हर्निया हो, उसका इलाज लैप्रोस्कोपी ही है, बेस्ट थिंग। आज अभी ऑपरेशन होगा, शाम तक आपको पता नहीं लगेगा कि ऑपरेशन आपका हुआ था करके। आप चलते फिरते गाड़ी चलाते नजर आएंगे। चीरा लग गया, यहाँ चीरा लग गया, आप टांग हिलाते हिलाते तेल निकल जाएगा, है ना जी। देखा होगा हर्निया सर्जरी, वेरी पेनफुल, डिफिकल्ट। भले ही उन्होंने उल्टे टांके लगा दिए, बाहर टांग का कोई दिखाई नहीं, बट इट इज कटिंग द मसल। लैप्रोस्कोपी में हम ऊपर 3 छोटे छोटे छेद करते हैं, उन्हीं से यानी इररिड्यूसिबल हर्निया होता है। बड़े हर्नियाज होते हैं, पूरा स्क्रॉटम में भर गए, इतने बड़े बड़े होते हैं, वो भी लैप्रोस्कोपिकली हो जाते हैं। कंडीशन अप्लाई सर्जन अच्छा होना चाहिए, है ना जी। तो हर चीज उससे हो सकती है। तो किसी को भी हर्निया हो, लैप्रोस्कोपी ही करवाना। कॉस्ट का फैक्टर है, आप लोगों को चलो रिइंबर्समेंट हो जाता है। एक ओपन हर्निया सर्जरी मान लो 35,000 रुपये में होती है, और आपको लैप्रोस्कोपी में सामान सेम लगता है, वैल्यू सिर्फ टैलेंट की आती है ना। वो हो सकता है आप 50,000 लगे, 70,000 लगे। जैसे कई जगह मैं बड़े हॉस्पिटल करता हूँ 1.5 लाख 2 लाख भी लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन मर्सिडीज में बैठे तो रेट ज़्यादा होंगे, है ना सर। तो लैप्रोस्कोपी ही करनी चाहिए। एंड जहाँ तक बोलते हैं ना, बूढ़ा आदमी एज है यार, लैप्रोस्कोपी नहीं करनी, पेट में गैस डालेंगे तो प्रॉब्लम होगी,
वन ऑफ द रीजंस गिवन एज ज्यादा है, क्या माता जी का या अंकल जी का ऑपरेशन हो सकता है? मोस्टली आपको मिलेगा यार एज ज्यादा है, लैप्रोस्कोपी नहीं करनी बिकॉज उसमें पेट में गैस बढ़ जाती है, डिफिकल्ट सर्जरी होती है। गुड हैंड्स में लैप्रोस्कोपी सेफ एंड वेरी वेरी फास्ट। हम हर्निया सर्जरी 20 मिनट में हो जाता है, और वो भी स्पाइनल एनेस्थीसिया में, आधे एनेस्थीसिया में। पूरा ऑफ करने की जरूरत नहीं है, पुरानी गड्डी रीस्टार्ट ही ना हुई फिर ये प्रॉब्लम है। तो हर्निया के बारे में आएंगी चीजें, कुछ लोगों को होगा यहाँ स्वेलिंग आ रही होंगी, इससे पहले वो स्वेलिंग स्क्रॉटम तक पहुंच जाए उससे पहले करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि उससे सर्जिकल टाइम डिक्रीज आ जाएगा। सर एक चीज है सर। कि हर्निया मैंने सर्जरी करा के हर्निया की, तो दूसरी साइड होने मैंने आई हैव बीन ऑपरेटेड फॉर इंटीरियर हर्निया, ओके सर। तो सेकंड तरफ भी मतलब कि पॉसिबिलिटी होती है कि हर्निया सर होती है, दोनों साइड है ना कहते हैं जिसको होता है उसकी पॉसिबिलिटी इज क्वाइट पॉसिबिलिटी स्ट्रांग, इज वेरी हाई सर, वेरी हाई, वेरी हाई सर। बट विद इन हाउ मेनी इयर्स इट कैन टेक टाइम? नॉर्मली हम इसको 2 ईयर लेते हैं, है ना। अच्छा। सेकंड फॉर्मेशन या रिकरेंस को स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हम पेशेंट को 2 इयर्स तक फॉलो करते हैं, जो हमारी किताबों में लिखा है। उसके बाद हम जान देते हैं तेरी अपनी जिंदगी में 2 साल तक फॉलो करते 2 इयर्स क्रॉस कर जाए देन व्हाट इज द हैं। चांसेस पॉसिबिलिटी? आर पॉसिबिलिटी कम होती है, इसलिए हम स्टडीज 2 साल में हम रोक लेते हैं, यानी कितने पीछा पड़े रहेंगे बंदे के। 2 साल तक डिसाइड किया, होने वाले को 10 साल में रहते हैं, नहीं होने वाले को होता ही नहीं। सर ये फाइब्राइड का दे रहा तो आपने लैप्रोस्कोपी करवाया था? नहीं, मेरे को 2 डॉक्टर ने मना किया था, दे सेड कि फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर हर्निया, बाकियों के लिए वो ठीक है, बट वो हर्निया की ओपन वाली का इनग्वाइनल हर्निया हर किसी के बस की बात नहीं, इवन 40s नहीं करता है ना। मैंने उनके रिजेक्ट मैक्स के रिजेक्ट भी ऑपरेट किया बिकॉज़ इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सर्जरी। पीएन गुप्ता told me no for rest of things I will do that, but for this I will not. सर करते नहीं है बिकॉज़ इट इज अ डिफरेंट थिंग, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सर्जरी इन यानी जिसको नहीं आती, जिसको आता है हमें तो सिर्फ पता नहीं लगता है, कॉफी पीते पीते हम हर्निया कर लेते हैं। दिस आर ऑल डिपेंड ना हुज ऑपरेटिंग, है ना। आप लोगों को कोई बैग में होता है ना कैश बुक, क्रेडिट इज व्हाट कम्स एंड डेबिटेड व्हाट गोस। मुझे इतनी फाइनेंस आती है और नहीं आती, आप लोगों को ज्यादा आती है। मैं जैसे ही कुछ मेरा सीए दिखाता है बोलता है सर बैलेंस शीट आई है, अपने को तो समझ नहीं आती दाएं बाएं क्या समझ नहीं, इट इज ऑल केमिस्ट्री। सिमिलरली सर्जरी में वैसे होता है, जो नहीं करता है वो नहीं होता है। द थिंग इज इट शुड बी रेफर टू समबडी एल्स, अ बेटर पर्सन। जो मुझे नहीं आता मैं रेफर कर दूं, उसमें समझदारी, लेकिन इसको हम लोग एज अ हिंदुस्तानी इसको हम अपना समझते हैं यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं रेफर नहीं कर सकते इसको, तो मैं नहीं करना है। एंड लैप्रोस्कोपी का एक और सबसे बड़ा एडवांटेज बताऊं दूरबीन वाले ऑपरेशन का, नाभि से दूरबीन जाती है, कैमरा एक छोटे से छेद से कैमरा अंदर जाता है, अंदर लगे यार ऑपरेशन करने लायक नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। कैमरा निकालो, पेशेंट को मिलाओ, घर भेजो यार, पगले अस्पताल चल जा, है ना। ये एडवांटेज है, आपने चीरा मार दिया, अंदर करने लायक है नहीं, फिर हो गया एक पाइप यहाँ लगी, एक पाइप यहाँ लगी हुई, नाक में पाइप लगी है ना। तो अबैंडनिंग या सर्जरी इज वेरी गुड इन लैप्रोस्कोपी। अबैंडन कर दो, अपनी ईगो को मारो और निकल जाओ वापस। लेट अ बेटर सर्जन डू द सर्जरी एट सम अदर प्लेस। इससे पहले नहीं कि आपने अंदर जाके भोज मचा दी है ना। तो इसलिए फाइब्राइड के बारे में कि आपने जैसे लास्ट क्वेश्चन सर का आएगा कि सर्जन कैसे चूज करना है, वो इम्पोर्टेंट चीज वो है। तो सर तो फाइब्राइड का 10 years back it was diagnosed by EPJP and उसके बाद सर अब we are sitting idle, no problem, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि उसका साइज एस्टिमेट करने के लिए कितनी पीरियोडिसिटी में उसको करवाया अब, बिकॉज द पेशेंट इज नाउ 70+। सर एज डजंट मैटर, हो सकता है मैडम ने 110 साल जीना हो और पता लगे यानी 79 में उनको प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, फिर क्या करोगे सर। एज नहीं होता है आपका फिक्स थोड़ी है कि आप 90 साल में मर जाओगे या 70 साल में मर जाओगे। तो चीजें ठीक करनी बहुत जरूरी है ना। लोग बोलते हैं यार इनकी इतनी उम्र है क्या करवाएं, तो यार बेचारे को ड्यू तो दो अपना, है ना। इतनी जिंदगी जी है, उसको ठीक तो करने दो। यू नेवर नो ना कि आपके पिताजी हैं वो 90 साल के हो गए हैं, इनका प्रोस्टेट बड़ा हो गया, कैटरैक्ट हो गया, हर्निया हो गया, करें या ना करें, है ना। ये नहीं है कि पिताजी अगले साल मर जाएंगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया अगले साल मरना, फिर क्यों करना है ना? क्या पता 110 साल जिए, है ना। कितनी देर के बाद सर अभी करवाइए ना, किसी से कंपेयर कर लो ना सर। इलाज तो कराना पीएसए सर पीएसए से कभी पीएसए नहीं सर, फाइब्रॉइड की बात हो रही है हाँ, ना, फाइब्रॉइड। सॉली हाँ, सर साइज ओनली, अगर बढ़ रहा है अगर बढ़ रहा है इट इज इंक्रीजिंग, ट्रेंड इंक्रीजिंग। कितने पीरियोडिसिटी के बाद क्या करते हैं सर पीरियोडिसिटी कुछ नहीं है, वो कह रहा हूँ ना, वो ग्राफ कब ऊपर जाए कोई पता नहीं। इफ इट इज इंक्रीजिंग निकाल देना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप उसको 5 से 10 होने दो तभी निकालेंगे। इफ इट इज इंक्रीजिंग निकालना है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? अच्छा मैं
फिटनेस कराया सर मैं खाना खाना भूल जाता हूँ बिल्कुल। बंदा भूखा नहीं मरता ही खा के ही हाँ एग्जैक्टली सर ये है। How to choose the doctor? How to choose the doctor? हाँ सबसे One इम्पोर्टेंट पहले सर कुछ बताएंगे उसके बाद हम बताएंगे। सब लेडीज में भी ये प्रॉब्लम होती है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा लीकेज होने मैम से। लेडीज में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो होता है ना, पहले आपने सुना होगा हम सर्जरी में जाएंगे कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो बच्चेदानी निकाल दो। एक बिहार में तो कुछ एक गाँव है जहाँ यूट्रस ही नहीं है उनके, है ना। तो भगवान ने यूट्रस किसी चीज से बनाया होगा। एक कैविटी में पीछे रेक्टम है, लैट्रिन का रास्ता, बीच में यूट्रस से आगे पेशाब की थैली, कुछ सेटिंग करके भगवान ने बनाया था। हम प्रॉब्लम है, हमने यूट्रस निकाल दिया, नाव चीजें खाली है, अधिजल गगरी छलकत जाए होना शुरू हो गया है ना, उससे इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम आ जाती है। विद एज क्या होता है, नीचे जो पेरिनियम के मसल्स है एजिंग के साथ में दे गेट वीक, तो आपको स्ट्रेस होगा तो उसमें लीक होगा। जैसे आप खांसी करेंगे तो यूरिन होगा। आप देखेंगे ओल्ड लेडीज में यूरिन की हल्की हल्की स्मेल हमेशा होती है। दैट इज बिकॉज वो लीक कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं होता। इसके लिए कीगल्स एक्सरसाइजेस करके होता है, गूगल में टाइप करोगे, कुछ नहीं, यानी लैट्रिन रोकने वाला करना है, 10 सेकंड गिनती करो, मसल टाइट करनी है, उससे बहुत इंप्रूवमेंट आती है। अभी एक लेटेस्ट आ गया है, नर्व स्टिमुलेटर्स आ गए हैं, चेयर पे बिठाते हैं, 3-4 हज़ार का सेशन होता है, उसमें बैठेंगे, वो नीचे से करंट मारता है, टिक 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 करके ना, मसल टाइटनिंग करता है। पहले नहीं आता, पेट में बेल्ट लगाओ जो करेगा, फिर वो मसल टाइट करेगा, वैसे नीचे के लिए भी आ रहा है। पेरिनियल मसल की टाइटनेस की जरूरी है। और उससे भी नहीं होता, अभी आजकल एक प्रोसीजर आ रहा है, उसमें स्लिंग लगाते हैं नीचे से ही, वेजाइना के आगे से जाके ना, हम उसमें प्लास्टिक का यानी क्या बोलते हैं, रबड़ बैंड जैसा लगा देते हैं, जो पेशाब के रास्ते को टाइट कर देगा। जब आप पेशाब पे जोर लगाएंगे तभी वो रबड़ बैंड खुलेगा और पेशाब निकलेगा। ये ऑपरेटिव प्रोसीजर। अदरवाइज कीगल्स एक्सरसाइजेस गूगल में देखना, दैट इज द बेस्ट थिंग, यानी 90% उसी से होगा सर। मसल ओवर एक्टिव ब्लड का भी अच्छा है कीगल एक्सरसाइज सर, नहीं ओवर एक्टिव ब्लैडर का रीजन कुछ और है सर। कीगल एक्सरसाइज विल नॉट हेल्प। कीगल से इफेक्ट नहीं आएगा सर। ओवर एक्टिव यानी पीछे से एक्टिविटी हो रही है उसको नहीं कर सकते सर। कुछ बोल रहे कीगल एक्सरसाइज प्रोस्टेट से नहीं सर, नहीं, इट इज जस्ट फॉर इनकॉन्टिनेंस। नीचे अगर आपको रेक्टल इनकॉन्टिनेंस उसके लिए आएगा, उस चीज़ों के लिए सर। और उससे यानी थोड़ा मस्कुलरिटी बढ़ानी है, यानी परफॉर्मेंस बढ़ाना, तो कीगल्स एक्सरसाइज हेल्प्स इन दैट। सर मैं डॉक्टर मानव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतना डिटेल में बताया है कि जो हमारी प्लेन लैंग्वेज भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा मैं कहूँ इस एज के अंदर हमारे पेशेंट कभी खत्म नहीं हो सकते, चाहे रात तक बैठे हैं पेशेंट खत्म हो सकते। लेकिन ये हमें 1.5 घंटा जो बताया इन्होंने बहुत अच्छा बताया, तो सबके डाउट क्लियर किए, सबके जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की हैं वो उनके बारे में बताया। मैं इस वजह से शर्बी का और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे सर्जन कैसे चुने? मैं ये बताऊंगा तो ये सोशल मीडिया में तो सर्जन मुझे बहुत गालियां देंगे, है ना। थोड़ी सर गालियां तो पड़ती रहती है। हाँ गालियां पड़ती है। देखो सर, सर्जन चुनने का सबसे आसान तरीका, आपने पूछना कैसे, पड़ोसी कुछ नहीं। अगर आप किसी बेहोशी वाले डॉक्टर को जानते हैं, एनेस्थेटिस्ट को या ओटी टेक्नीशियन को जान पहचान को, उसको पूछना है यार भाई बताओ ऑपरेशन कहाँ कराऊं। बेहोशी वाले डॉक्टर को उसने सारे सर्जन देखे होते हैं, बेहोशी वाले ने, उसको जाके आपने चुपके से पूछना भाई यार ऐसा है मुझे हर्निया का ऑपरेशन कराना, किस सर्जन से करवाऊं, है ना। वो आपको एग्जैक्ट बताया कि उसने 50 देखे होते हैं कौन कैसा, क्योंकि सर्जन को गालियां देने वाला वही बैठा होता है। उसी ऑपरेशन में कोई 5 मिनट में कर देता है, वो हैप्पी होता है। वो 1 घंटा ले रहा है, एनेस्थेटिस्ट का तो पैसा उतना ही मिलना है, 1 घंटा लगा दिया यार भाई वैसे करके ना। तो आप एनेस्थेटिस्ट या ओटी टेक्नीशियन कोई भी है ना, ओटी टेक्नीशियन, ओटी की नर्स हो, ओटी की जो ऑपरेशन देख रही हो, कहीं ढूंढो, किसी को ढूंढो, उसको पूछना कि ऐसे ऐसे वहाँ है। वो अपने ओटी टेक्नीशियन से इस ओटी टेक्नीशियन को पूछेगा, ये अंदर की बात है ना, जो ये सर बाहर डालने वाले हैं। ओटी टेक्नीशियन है, एनेस्थेटिस्ट, 2 चीजें। मैं चंडीगढ़ में सर 1 साल पहले आया था, मुझे डॉक्टर मनोज ही लेके आए थे। मैं कुल्लू में मेरा हॉस्पिटल है, एक मंडी में भी है, कुल्लू भानु हॉस्पिटल कुल्लू में सर, एक मंडी में भी है। फिर मैं चंडीगढ़ में आया, बच्चे बड़े हो रहे थे पढ़ाने के लिए, वही क्या बोलते हैं एलन हेलिक्स ये चलता है ना, उसी में है। तो मैं यहाँ शिफ्ट हुआ, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे तो हजारों सर्जन है ना, तो मुझे कौन सर्जरी करने देगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने एक आध में सर्जरी शुरू की। तो मेरी मार्केटिंग किसने की सोचो सर, बताएंगे मेरी मार्केटिंग किसने की? ऑपरेशन डॉक्टर भानु से कराओ करके, एनेस्थेटिस्ट।
है ना, एनेस्थेटिस्ट फ्रीलांसिंग। जब मान लो मैं संतोष हॉस्पिटल में ऑपरेट करता हूँ, मैं Cloud9 में करता हूँ, मैं ये चीमा हॉस्पिटल में ऑपरेट कर रहा हूँ या केयर पार्टनर्स में कर रहा हूँ, मैं यहाँ के 35 अस्पतालों में सर्जरीज करता हूँ, मैं लिवासा में भी करता हूँ, मैं महीने के 150 से 200 सर्जरीज करता हूँ। तो मुझे इधर का मार्केट डॉक्टर केतिका मैडम थी, केयर पार्टनर में कराती थी फर्स्ट ना, तो मैंने किसी तरह टाई अप किया, किसी तरह घुस गया, डॉक्टर मनोज की अप्रोच लगाई, चलो ठीक है। उन्होंने सर्जरी देखी, 3 4 5 सर्जरी, गॉल ब्लैडर 5 मिनट इन आउट होता है ना, तो और स्पाइनल में हो रहा है, किसी ने देखा नहीं, ऐसा भी होता है करके। मैडम बोलती है डॉक्टर भानु उधर भी जाना है, वहाँ चलेंगे, मैं जिंदल IVF भी ऑपरेट करता हूँ, मैं Cloud9 के दोनों जगह ऑपरेट करता हूँ। ये यहाँ के जो बड़े नाम है ना, जीरकपुर में एडोमेड हो गया, यानी जहाँ आप नाम लो मैं सब जगह ही घुसा हूँ, मैं लिवासा भी करता हूँ। एनेस्थेटिस्ट, तो एनेस्थेटिस्ट को पकड़ो, वो ही मेरी मार्केट बना रहे हैं। वो बोलते हैं यार वहाँ चलो सर, हम वहाँ करेंगे, वो अपना है ना सर, उन्होंने पैसे उतने ही मिलने, फटाफट फ्री हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। शैल्बी ना मेरे एक फेसबुक लाइव प्रोग्राम करा रहा है दूरबीन वाले ऑपरेशन पे, गॉलस्टोन है ना, गॉलस्टोन इज द टारगेट। वो डॉक्टर तरुण है, वो हमारा मैनेजमेंट देखते हैं इस चीज का ना, तो वो आपको शेयर करेंगे, आपके व्हाट्सएप करेंगे लिंक, आपने देखना अगर है कुछ सवाल जवाब, उसमें भी आप उसमें पूछ सकते हैं सवाल। शैल्बी मोहाली का सर एक फेसबुक पेज है, उसको आप जैसे ही लाइक करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसमें लाइव सेशन है सर का 3 बजे गॉलस्टोन के ऊपर, इसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे आपसे नहीं, ऑल ओवर इंडिया से लोग पूछेंगे, तो आप भी पूछ सकते हैं। कौन सा है? शैल्बी मोहाली फेसबुक पेज है सर। अच्छा, जैसे गूगल में लिखे ना शैल्बी मोहाली फेसबुक पेज आ जाएगा, आप उसको लाइक कर देंगे सर। अगर फेसबुक ना किसी के पास नहीं है, वो हम वीडियो में शेयर कर देंगे सर आपके साथ। हाँ जी, तो यही सवाल जवाब होंगे सर। दूसरा, शैल्बी ने जैसे हमें रिक्वेस्ट की थी पिछले 3 महीने से, शैल्बी हमारे सीनियर सिटीजन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर टॉक करवा रहे हैं। पहले ये टॉक हम करवाते थे अपने गेट टुगेदर मीटिंग्स के अंदर, जिसके अंदर 90% लोगों को तो बोलेगा, और वहाँ प्रॉपर अटेंड नहीं कर पाते, पेशेंट की क्लैरिफिकेशन एंड डाउट रहते हैं। उस वक्त जब हमने शैल्बी से रिक्वेस्ट की तो इन्होंने हमारी ये रिक्वेस्ट को माना, और हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ आके हम फ्री मूड में विदाउट किसी फियर हम क्वालिफिकेशन ले रहे हैं और ये हमें गाइड कर रहे हैं। दूसरा, अभी मैं आपको बताना चाहूँगी, शैल्बी हॉस्पिटल ने हमारे साथ एक MOU की है, जिसके अंदर हमें कई तरह की फैसिलिटी दी हैं। वो आपने फरवरी का न्यूज़ लेटर में देखना, सारी डिटेल्स दी हुई है हमने। बड़ा है, ये जो है हमने बड़ा है, गोल्डन टेस्ट वगैरह के लिए फ्री कूपन देंगे, आप यहाँ से लेके जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, आप लोग सुन रहे हैं यहाँ पे। Please contact for news coverage and advertisement Pravesh Chauhan 9815801904. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.